से 2 के लिए, वही 2 के बाद 3 के लिए हो, और 3 के बाद 4 के लिए हो, और 4 के बाद फिर 1 के लिए भी उतना ही हो। तो मतलब 4 को भी उतना ही जगह दे रहे हैं। अदरवाइज 4 बोल के चुप होने का मतलब 4 चलता ही जा रहा है, वो रुकेगा नहीं, वो घूमता जाएगा। इसका ध्यान रखना है। दादा एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पहला चीज है, हम लोग ताल भी साथ में चल रहे हैं और कुछ म्यूजिक रिलेटेड चीज भी चल रहा है। पिछली बार हम लोगों ने बोला था थाट विज्ञान, थाट विज्ञान, हिंदी में इसको लिखते हैं थाट विज्ञान। ये हम लोगों ने हिंदुस्तानी संगीत पैटर्न जो था, हिंदुस्तानी म्यूजिक, इंडिया में 2 तरह के म्यूजिक, एक हिंदुस्तानी है, दूसरा कर्नाटका म्यूजिक है, कर्नाटक म्यूजिक है। ये कर्नाटका म्यूजिक जो है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक कर रहे हैं। कर्नाटका क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम बेसिकली ट्रेंड ही हिंदुस्तानी संगीत में हुए। कर्नाटक म्यूजिक जो सदर्न पार्ट यानी साउथ इंडियन जो स्टेट्स है, वहां पे कर्नाटकी म्यूजिक आया। इसको पलुस्कर जी ने, एक पलुस्कर जी थे, उन्होंने पैटर्न स्टार्ट किया और डॉक्यूमेंट किया। तो डॉक्यूमेंट करने का मतलब होता है काउंट का स्टाइल। जैसे हम लोग जिस तरीके से स्वर लिपि लिखते हैं ना, जैसे हम लोग स्वर लिपि कैसे लिखा था, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4, ये 3 ताल बनाया हमने, और यहाँ पे हमने ये दिया, सम दिया, यहाँ पे हम लोगों ने तीसरी ताली दिखाई, सॉरी दूसरी ताली दिखाई, यहाँ पे हम लोगों ने 0 दिया, और यहाँ पे तीसरी ताली दिखाई। हम लोग ऐसे ही काउंट करते हैं ना। जो थोड़ा बहुत पहले से ताल पढ़े होंगे, वो पता होगा कि हम लोग विभाग और खाली ताली पे काम करते हैं। हालांकि मैं डिटेल में बताऊंगा कि ताल जब हम लोग शुरू करेंगे ना डिटेल में, कि ताल की स्टडी में विभाग किसको बोलते हैं, क्यों विभाग होता है, आज तक हम लोग को ये नहीं पता। जैसे आमतौर पर संगीत में रटा दिया जाता है, जैसे बोला गया देखो ये दादरा पे है, और दादरा 6 मात्रे का ताल है। 6 मात्रा मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 पे ताली और 4 पे खाली, ऐसे रटा दिया गया। लेकिन ये विभाग यहाँ क्यों पड़ा, यहाँ पे ताली क्यों आई और यहाँ पे खाली क्यों आई, ये जो विज्ञान है ये बताया ही नहीं जाता है आप लोग स्कूल में। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो लॉजिकल डिस्कस करेंगे कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हाँ सागर, कहाँ है तो? अच्छा ठीक ठीक, हाँ चल। हाँ दादा, सुन रहे। हाँ जी। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस मतलब बेसिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग में जो जरूरत पड़ता है, इसलिए हमने काउंट करना सिखाया। काउंट हम पिछले बच्चों की शुरू किए थे, इसलिए उसको खत्म कर देना चाह रहे हैं। काउंट जो है ना, बेसिकली 2 तरह के काउंट्स हम लोग अभी तक पढ़े, इंडियन और वेस्टर्न दोनों में। काउंट जो होता है, ये एकदम याद रखिएगा दादा, एक होता है ऑन, एक होता है ऑफ। ऑन और ऑफ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार हम आप लोग का चेहरा देख ले, फिर इंटरेक्ट करते हैं। हाँ देखिए, ऑन एंड ऑफ क्या होता है, ऐसे देख के अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं, राइट। ऑन एंड ऑफ क्या होता है, अगर हम समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। आमतौर पे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूजिक कंपोजर होते हैं, जब वो म्यूजिक कंपोज करते हैं तो बहुत तरह का चैलेंज आता है। हम लोग आम बहुत उतना सोचते नहीं है कि क्या क्या चैलेंज म्यूजिक कंपोजर गुजरता होगा। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं हम, एक लिरिक्स आई कि तुम हो मेरी कृष्ण जगतपति, तो बाबा ने ये लिरिक्स बाद में फिट किया। हमें पता है बाबा पहले ट्यून बनाते थे, बाद में डालते थे। अब ऐसे ना 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 ना, अब ये ट्यून बन गया। अब तुम हो मेरे कृष्ण जगतपति, अब ये जो तुम हो मेरे कृष्णा, अब सोचिए एक तो है कि हम बात कर रहे हैं तुम, अगर हम लिरिक्स केवल एक लाइन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो बहुत काम आने वाला है आपके पूरी लाइफ, इसको आप याद रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे एक लाइन है, एकदम छोटे छोटे सा लाइन है, हिंदी में लिख रहा हूं, मैं घोड़े पे चढ़ 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 कर बाजार गया, या मैं हटा देते हैं, यहां पे कर देते हैं चलिए यहां पे कर देते हैं प्रेम दादा का नाम, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया।
अब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया। अब इस लाइन में आपसे पूछता हूँ, अच्छा इस लाइन को पहले बुलवाते हैं किसी से। देखो दीदी हमारे साथ दिल्ली से, मजा आएगा। अंजलि एक बार आप बोलिए तो, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया। अंजलि दीदी बोलिए, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया। बस एक सेंटेंस बोलना है। ये सेंटेंस, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया, बस इस सेंटेंस को बोलना है गीता दी। घोड़े पर, प्रेम घोड़े पर चढ़कर बाजार गया। ओके, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, बस हमने बोला पढ़ने, हम लोग पढ़ दिए। अगर आपको ऐसा लगे, अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा मेरे बोलने से आपको क्या लग रहा है कि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप मतलब सरप्राइज होकर बता रहे हैं किसके बारे? प्रेम के बारे में। हाँ, तो इंपॉर्टेंस किसको मिला? प्रेम। प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया। अब देखिए, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया, अब इंपॉर्टेंस कहां शिफ्ट हो गया? घोड़े की। एग्जैक्टली मतलब घोड़े। हाँ, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? तब मतलब वो उसको ड्राइविंग मतलब घोड़ा चलाना भी आता है। एग्जैक्टली, नाउ प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया। तो वो बाजार चला गया, बाजार की इंपॉर्टेंस हो गई। देखिए सेंटेंस वही था, जैसे जैसे मैंने स्ट्रेस शिफ्ट किया, इंपॉर्टेंस इन्हें फैक्टर ही बदल गया। सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट था प्रेम, प्रेम चला गया तो घोड़े पे चढ़ गया। दूसरा, प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार गया, मतलब उसको घोड़ा चलाना आ गया, ऐसा भी हो सकता है। नाउ प्रेम घोड़े पे चढ़ के बाजार चला गया, मतलब वहां भीड़ हो सकती है। मतलब इंपॉर्टेंस जो फैक्टर है वो मेरे स्ट्रेस की वजह से सेंटेंस वही रहा, लेकिन पूरा इंपॉर्टेंस फैक्टर ही बदल गया। अब ये चीज सिंगिंग के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फैक्टर पॉइंट अगर पता होगा तो स्ट्रेस पॉइंट पता होगा, और स्ट्रेस पता होगा तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि गाना किधर लेके जा रहा है। जैसे आपको बताते हैं पूरे प्रभात संगीत में, पूरे 5019 प्रभात संगीत में, पहले 18 हम लोगों को पता था, नाउ वी कम टू नो देयर इज वन मोर प्रभात संगीत, 5019 प्रभात संगीत में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे प्रभात संगीत में केवल एक प्रभात संगीत है जहां भगवान बोल रहे हैं। मतलब बाबा ने कृष्ण से बुलवाया, वो भक्त को बोला, और वो है वृंदावनम परित्यज्य पाद पादमेकम ना गच्छामि। आमी मतलब संस्कृत में आमी तब बोलते हैं जब हम अपने बारे में, जैसे अहम गच्छामि मतलब मैं जाता हूं, अहम गच्छन अस्मि मतलब मैं जा रहा हूं, अहम गमिष्यामि मैं जाऊंगा। तो जो आमी वर्ड है ये मेरे लिए है, मतलब मैं बोल रहा हूं तब। तो पूरे प्रभात संगीत में हर बार भक्त भगवान से बोलता है, केवल एक प्रभात संगीत है जहां पे भगवान बोल रहे हैं भक्त से कि मैं नहीं जाऊंगा। तो वहां जो मैं है और हमारा जो मैं, दोनों में अंतर क्या होगा मैं आपको बता दूं गाने के स्टाइल में। जैसे आप मालिक हैं, मालिक बोला मैंने कहा है आपको, ये जो स्ट्रेस होगा, और एक जो एम्प्लॉय है वो बोलता है मैंने कहा है आपको, ये दोनों के लेवल का ही बहुत अंतर, मतलब बहुत फार डिफरेंस होगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, वो जो सुर लेने का तरीका है। इसलिए बाबा बोले जब गाना बन रहा था वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। अब ये जो आमी है ना, ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है, क्योंकि वो भगवान गारंटी दे रहे हैं, वो प्लीडिंग है ही नहीं। और उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत भक्ति में गाने के चक्कर में क्या करेंगे, उसको बहुत इमोशन लाने के चक्कर में अगर उसको हम लो डाउन कर दिए तो वो लगेगा ही नहीं कि वो भगवान की तरफ से आ रहा है, तो वो जस्टिफिकेशन ही नहीं होगा। तो अगर हम प्रभात संगीत समझ के, सेंटेंस के पूरी भावनाओं को समझ के और स्ट्रेस पॉइंट समझ के गाएंगे तो हमें बहुत मजा इसलिए आएगा कि हमें पता चलेगा कि हम अपने माइंड सेट को किधर लेके जाना है। और इसके लिए जो ये जो ताल का ऑफन है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। हम बस ये पिछले बार शुरू किए थे इसलिए इसको फिनिश करने के लिए आज हम ये शुरू कर रहे थे। तो ये जो दो वर्ड है ऑफ एंड ऑन, ये समझना जरूरी है। अभी हम लोग ऑन समझते हैं। ऑन क्या है, जैसे कोई गाना चल रहा है 1 2 3 4, 1 2 3, मेरी ताली मेरे काउंट के साथ गिर रही है, 1 2 3 4, कहीं पर भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है। मैं ताली बजा रहा हूं, मेरा काउंट आ रहा है 1 2 3 4। ऐसे बहुत सारे गाने जो सीधा चलते हैं, जैसे देखिए बाबा एक बार जा, आवाज कट रही है। दादा आपका इको,
इको हो रहा है। ज्योतिष मेहंदा, हेलो, दादा इज नॉट हियर आई थिंक, मैं म्यूट देखता हूँ। मतलब मेरा क्लैप आया और वर्ड्स आ रहे, जैसे क्लैप आया तुरंत, बाबा ए बार जाबो ना, मतलब काउंट के साथ चल रहा है, 1 2 3 4, बाबा ए बार जाबो ना जरे रीडा के। अब ये जो क्लैप के साथ वर्डिंग्स आ रहे हैं, तो ये जब ऐसा आता है तो हम इसको बोलते हैं ऑन बीट में, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। जैसे देखिए, जैसे तुमी जदी, तो ये जो तुमी जदी नाही एले, तो ये गाना बड़ा झूल जाएगा। अब ये चल रहा है 1 तुमी जदी नाही एले आशिपे केनो बोले छिले, तो इसको काउंट को हम लोग को समझने के लिए वर्ड और क्लैप के साथ ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो क्लैप के साथ नहीं आएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम पिक्चर का गाना लेते हैं, थोड़ा पॉजिटिव सॉन्ग इसलिए ले सकते हैं, जैसे दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, हम क्लैप कर रहे हैं 1 2 3 4। अब देखिएगा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती, कैसा लग रहा है? नहीं बैठ रहा, सेट नहीं हो रहा है इसके साथ। एग्जैक्टली क्योंकि हम क्लैप के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन देखिए कैसे शुरू होगा, 1 2 3 4। पिछले बार हम लोगों ने ये काउंट सीखा था कि 1 को खत्म करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 पे खत्म करते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा पार्ट और समझ रहे हैं एज ए म्यूजिशियन, थोड़ा बड़े म्यूजिशियन की तरह, मतलब एक क्लास का सीनियर म्यूजिशियन की तरह। जैसे देखिए 1 2 3 4, हम गौर कर रहे हैं केवल जब क्लैप हो रहा है, हम एक चीज भूल रहे हैं कि ये हाथ ऊपर भी उठ रहा है, तो ये जो ऊपर उठने का जो जगह है वो भी फिक्स है। जैसे ये क्लैप यहाँ कर रहा है ना, तो आप गौर करेंगे, अभी आप मेरे साथ एग्जांपल देके देखिए, सबको स्क्रीन के सामने हाथ लेके आए, स्क्रीन के सामने, ठीक है, एकदम स्क्रीन सामने। अब मैं बोल रहा हूं आपको क्लैप करना है, देखिएगा, हाँ, जहां मैं बोला रुकिए एकदम वहीं रुक जाएगा आपका हाथ जहां पर भी हो, ठीक है। लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 stop, 2 2 3 4 1 2 stop। थोड़ा आप लोग जोड़ दिए, जोड़ना नहीं है, फिर से करते हैं, हाँ, जहां मैं बोलूं वहां रुके, 1 2 3 से, चलिए 1 2 3 स्टॉप। अब देखिए, गौर करिए, सबको स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे देखिए प्रेम दादा दिख रहे हैं, दीदी दिख रही है, मीरा दी, सबका हाथ का गैप देखिए तो ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट कितना है, बराबर है सबका, ऑलमोस्ट थोड़ा 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 ही है। हाँ, मतलब कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी, देखिए आप, कोई किसी का बहुत ज्यादा, बहुत बहुत, मतलब लगभग बराबर हाथ का गैप है। ये हम लोगों को नेचर ने गिफ्ट किया है। आप गौर करेंगे, जैसे हमें क्लैप करना है तो नेचर ने हमें बता दिया कि हम अगर इतने देर के बाद वापस क्लैप करना है तो हमें हाथ कितना पीछे ले जाना होगा। आप गौर करिएगा, देखिए अभी हम और काउंट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 1। जैसे मैंने लंबा किया, हाथ भी लंबा जाने लगा। ये नेचर ने हमें दे के रखा है। जब हम कीर्तन करते हैं, जब स्लो कीर्तन करते हैं, तो हमारा पैर कैसे दूर दूर तक जाता है, लेकिन जब फास्ट करते हैं, देखिए हम पैर नजदीक नजदीक कौशकी करते हैं, तो नेचर ने हमें बता कि भैया 1 पे आना है तो हमें कितना दूर लेके जाना पड़ेगा। ये जो फिलॉसफी है ना, देखिएगा आप गौर करने का, ये नेचर ने हमें कैसा दिया कि हमें यहां से अगर क्लैप करना है, हमें यहां आके स्ट्राइक करना है इतने देर पे इंटरवल पे, तो आप गौर करेंगे ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहता है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा एकदम सेम रहता है। ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये नेचर ने सबको, देखिएगा सबका हाथ ऑटोमेटिकली सेट होता है। तो जब हम क्लैप कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा क्लैपिंग है, ये ये हमारा क्लैप हो गया हैंड का, ये हमारा हाथ है, ये हाथ उठ रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, और ये हमारा हाथ बंद है, ये ये हमारा हाथ जब बंद है, तो ये जो खुला और ये जो बंद हुआ, ये बंद होना यानी ताली जब आ रहा है तो यहां से हो गया ऑन, और जब यहां से गाना शुरू हो रहा है यानी ताली के ठीक ऑपोजिट साइड में, तो उसको बोलते हैं ऑफ।
अब ये कहां होता है, ये कहां समझ में आया ना, जब हम यहां से गाना शुरू करें। अब जैसे देखिएगा, हम आप क्लैप बजाइए, हम ऑफ बोल रहे हैं 1 ऑन 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड, ये जो पोजीशन है इसको एन पोजीशन बोलते हैं। अब क्लैपिंग का स्टाइल कैसा हो जाएगा, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड, इसको भी हम लोग काउंट में लेते हैं, ठीक है। अब आप काउंट करके देखिए कितना मजा आएगा, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड, अब देखिएगा 2 एंड 4 एंड, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। अब देखिएगा चांद तारों को, अब वही क्लैप कितना लगने लगे, हाँ ये गाना के साथ चल रहा है। तो ये ऑफ में क्यों शुरू हुआ, ये ऑन में क्यों नहीं शुरू हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए आता है, इसके बाद आपको प्रभात संगीत समझना कितना आसान हो जाएगा। हम जब गाना लिखते हैं, जब गाना गाते हैं, लिरिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप गौर करिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं प्रभु में, गाना शुरू हुआ दीन दीन दयाल, और बोला गया दिन रात, ये दोनों में अंतर दिख रहा है आपको, ये दोनों में अंतर बता सकते हैं? ये दिन में स्ट्रेस लग रहा है दादा, दिन में थोड़ा स्ट्रेस है। ओके, और रात में नहीं है। नहीं, ये दीन और ये दीन, ये दोनों में अंतर बता सकते हैं? बंगाली में दीन बोलते हैं ना, और इसमें हिंदी लैंग्वेज में दिन बोलते हैं। नहीं, ये दो हिंदी के ही वर्ड है। हिंदी एक दिन और इसका मतलब होता है गरीब, एक ये होता है डे। दिस दिन इज कॉल्ड पुअर, अच्छा, दिस इज कॉल्ड डे। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो बड़ी की मात्रा है, इसको क्या करता है, द के बाद एक स्पेस आता है तब ना आता है, क्योंकि इसमें बड़ी ई है, तो यहाँ पे हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। यानी द के बाद एक ब्रीदिंग स्पेस आया, उसके बाद दूसरा वर्ड आया। लेकिन जैसे हम दिन बोले तो द और ई में बहुत ब्रीदिंग स्पेस मिला ही नहीं, तो ये तुरंत होता है। दिन मतलब तुरंत छोटा, जैसे आप गौर करिएगा, हम बोल रहे हैं दीन दिन, जैसे दीन, जैसे मैंने बोला दीन, यहां तक है दिन, ये दोनों में छोटा जगह कौन लिया, दिन ने। हाँ, क्योंकि ये छोटा जगह लिया, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा से शुरू हो रही है। तो जो छोटी की मात्रा से शुरू हो रही है, तो उसके पहले का जगह क्या हो गया, तो तुरंत दिन 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 दिन, और दीन दीन दीन, ऑटोमेटिकली दीन में हमें ज्यादा जगह लग रहा है, और दिन बहुत छोटा सा हो जा रहा है। उसी तरह से आप गौर करिएगा, आप अगर दूसरा वर्ड लेते हैं, हम अगर एक वर्ड लेते हैं, मान लीजिए तुमी, ऐसा कोई वर्ड नहीं, तुमी, बांग्ला में तुमी तुमी, ये हो गया ये। लेकिन ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो छोटी से शुरू हो गई, जैसे हम आपको बताते हैं बांग्ला में छोटी से शुरू होने वाले वर्ड है, जैसे ज्योत्सना, ज्योत्सना दिल, ये वर्ड है ना ज्योत्सना। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे आएगा ना ज्योत्सना, तो आदत क्या आएगा ना, अब ज्योत्सना दिले नहीं बोल सकते, 1 2 3 4, ज्योत्सना दिले फूल घोटाले कैनो निजे लेना, तो ज्योत्सना दिले, तो कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 1, ज्योत्सना दिले। पता चला ये कहां से शुरू हो रहा है, क्लैप से शुरू होगा कि ऑफ से शुरू होगा? क्लैप से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, क्लैप से देखिए, ज्योत्सना दिले, ये गाने के स्टाइल देखिए कैसा हो गया, ज्योत्सना दिले, देखिए 2 3 4, ज्योत्सना 1, ज्योत्सना दिले फूल फूटाले कैनो निजे लेना, खाली से, जो हाँ वो ऑफ से शुरू हो रहा है। बेसिकली इट्स नॉट खाली, ये ऑफ है। खाली, हाँ खाली किसको बोलते हैं हम बताएंगे। मतलब क्लैप के बाद जो जगह बच रहा है दो काउंट के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक जगह है जिसको हाफ हम ऑफ बोलते हैं। जैसे 1 2, ये 1 और 2 के बीच का जो मार्किंग है ना, जस्ट हाफ, उसको ऑफ बोलते हैं। तो यानी क्लैप करने के बाद शुरू करना है, ये गाना ऑन का नहीं है। तो ऐसे कोई भी जो छोटी आकार, छोटी मात्रा के गाना होते हैं ना, वो मैक्सिमम ऑफ से शुरू होते हैं। जैसे एक गजल है गुलाम अली का बहुत फेमस, चुपके चुपके। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट जब गाना गाते हैं तो क्या गड़बड़ करते हैं, देखिएगा चुपके में कौन सी मात्रा है, ये छोटी हुआ है, जब हम लिख रहे हैं तो ये छोटी हुआ है ना। अब वो 7 काउंट चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये जो गाना लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से गाना सेट ही नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 चुप, यहाँ से कहेंगे तो 1 से आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा छोटे, जब हमारा भी 7 मात्रा का गाना है, बाबा ने दिया वज्र कठोर, वज्र कठोर ती दिन्ना 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 वज्र ना दिन्ना ती। अब अगर हम उसको ता के साथ शुरू करेंगे तो वो वहां पर भी गड़बड़ होगा। तो हम लोग को छोटा छोटा चीज ऑफ एंड ऑन समझ आए। अब मैं आपको बताऊं कि एक दिन में नहीं होगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ताल के साथ, जब हम लोग ताल प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे कान में बैठ जाएगा ये कि हमें स्पेस कितना मिल रहा है और कौन से स्पेस से शुरू करना है। तो क्या है, इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम लोग जब सुनेंगे ना गाना को तो ध्यान देंगे कि अच्छा ये ऑफ से शुरू हो रहा है कि ऑन से शुरू हो रहा है, यानी कि पहले ताली शुरू हो गई उसके बाद गाना शुरू होगा, क्योंकि गाना ताली के साथ ही शुरू कर देते हैं। तो अभी तो हम आपको लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स बता देंगे कि कौन सा गाना ऑन से है, कौन से गाना ऑफ से है, सो दैट आपको सुविधा हो जाए आइडेंटिफाई करने में। ये ऑफ एंड ऑन हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी गाने बजाने सुनिए आप गौर करिए कि ऑफ से शुरू हो रहा है कि ऑन से। लकीली मैक्सिमम प्रभात संगीत आर फ्रॉम ऑन। मैक्सिमम प्रभात संगीत ऑन बीट से शुरू होते हैं, यानी कि जब तबला शुरू हुआ तो क्लैप के साथ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाबा ने सदाशिव के समय से ये कोशिश की है कि संगीत सरलता से सबके पास पहुंच जाए, और ऑन में गाना बहुत सरल है, सिंपल है। तो प्रभात संगीत सिंपल भी है, प्रभात संगीत क्लासिफाइड भी है, प्रभात संगीत मतलब फुल ऑफ फन भी है, तो प्रभात संगीत फुल ऑफ क्लास भी है। प्रभात संगीत एकदम लाइट वोकल्स भी है, प्रभात संगीत सीरियस क्लासिकल सॉन्ग्स भी है। तो कैसे हुआ, अब हम लोग थोड़ा वापिस आते हैं थाट प्रोसेस की तरफ से। पिछली बार हम लोगों ने थाट पढ़ा था, तो थाट हम लोग जानते हैं हमारे पास 10 थाट है। 10 थाट के नाम हमें अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, या आपको पता ऐसे भी इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। हालांकि मैं बता सकता हूँ भैरव, भैरवी, काफी, आसावरी, और उसके बाद तोड़ी, तोड़ी, मारवा, कल्याण। हाँ, भैरव भैरवी तो भैरव भैरवी काफी तोड़ी आसावरी मारवा, मारवा, उसके बाद पूर्वी, उसके बाद बिलावल थाट और कल्याण थाट। तो इस तरह से 10 थाट है, ये 10 थाट है। अब 10 थाट की विशेषता क्या है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभात संगीत के लिए वो कुछ राग हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। और आज हम आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सिंपल अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप राग खोलिएगा तो राग का परिचय मिल जाएगा। तो राग, आज थाट से राग बनाने की प्रक्रिया क्या होती है वो हम लोग आज पढ़ लेते हैं कि राग बनाने के लिए क्या जरूरत थी लोगों को, और कौन कौन से राग इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानना प्रभात संगीत के लिए। तो मैंने पिछली बार बताया था 10 टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट है जिसको थाट बोला गया। जैसे मीठा, शहद का मीठा, गुड़ का मीठा, चीनी का मीठा, सब मीठा है, लेकिन मीठा होते भी सब अलग है। वैसे ही थाट है, एक थाट में बहुत सारे राग होंगे, सब थाट के जैसे ही होंगे लेकिन फिर भी अपना इंडिविजुअलिटी वो मेंटेन करेंगे। तो एक थाट से राग बनाने के प्रोसेस क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक थाट लेते हैं, रागी भैरव थाट लेते हैं। भैरव, मैं अच्छे से लिख देता हूं थाट भैरव। इसके आरोह में अगर हम देखें, गौर करेंगे तो ऐसे है, सा रे गा मा पा धा नी सा। और राग भैरव में भी है ये सेम, इसलिए उसको आश्रय राग बोलते हैं। आश्रय राग क्या होता है, जो संपूर्ण रूप से थाट के जैसा हो उसको आश्रय राग बोलते हैं। आश्रय राग, तो राग भैरव इज आश्रय राग ऑफ थाट भैरव। अब सारे गामा पधा निसा ये आरोह है, सातों स्वर है। राग बनाने के लिए मिनिमम 5 नोट का होना जरूरी है आरोह में और अवरोह में। आरोह अवरोह में मिनिमम 5 नोट चाहिए, 5 नोट से कम राग नहीं हो सकता है। तो जब राग बनते हैं तो ये आरोह ऐसे लिख रहे हैं हम, अवरोह ऐसे लिख रहे हैं। आरोह में 5 नोट है तो इसको बोलते हैं आड़व, 5 नोट को आड़व बोलते हैं। 6 नोट हो गया तो उसको षाड़व बोलते हैं, और अगर 7 नोट हो गया तो उसको संपूर्ण बोलते हैं। तो रागों के जाति में, इसको जाति बोलते हैं रागों का। जाति कैसे लिखते हैं, जाति लिखते हैं आरोह और अवरोह में नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं।
अगर किसी राग में 5 जाने समय और 5 आने समय है तो इसकी जाति होगी आड़व आड़व। अगर 5 जाते समय 6 आते समय तो इसकी जाति जी ये बता, ये आप लोग पढ़े हैं पहले? थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, तो ये तो पता है। आड़व संपूर्ण, संपूर्ण किसको बोलेंगे फिर? जी दादा। संपूर्ण क्या पूछ? संपूर्ण सबसे पहले संपूर्ण, संपूर्ण में आरोह में भी 7 नोट होंगे। संपूर्ण में 7 ही नोट होते हैं, और आरोह में भी 7 हो गए, और अवरोह में भी 7 ही। वेरी गुड। तो ये हो गया जाति पहचानने का पहला, मतलब राग पहचान, राग बनाने के लिए सबसे पहले यह राग पहचानना या बनाना। अगर हम राग बना रहे या पहचान रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी जाति क्या है। पहला फैक्टर है जाति। जाति किसकी जाति में आती है, तो वो राग का पहला आइडेंटिफिकेशन है कि उसकी जाति क्या है। राग का दूसरा आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम लोग वादी संवादी देखते हैं। वादी संवादी आप लोग को पता ही होगा, दादा बताए होंगे। वादी संवादी क्या है, बता सकते हैं? जी दादा। वादी वादी सोनान, दादा भूल गया थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं। जी दादा, मैं बता सकता हूँ। लोकेश भाई बताइए। जब राग में एक ही नोट का जब बार बार प्रयोग करते हैं तो उसको वादी कहते हैं। केवल बार बार नहीं, स्पेशली बार बार के साथ साथ सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी इसी नोट पे होता है, ठहराव सबसे ज्यादा। अब क्यों वादी का इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यमन है, एग्जांपल देते हैं। यमन का रे, जैसे यमन ऋषभ है ना, यमन अगर आप लोग सीखे होंगे तो नीरे गरे नीरे सा, ठीक है, ये एक वर्ड है नीरे गरे नीरे सा। अगर हम स्वर में बोले तो नीरे गरे नीरे सा। अब ये दूसरे राग में भी ऐसा आता है। अब मान लीजिए यमन से हटा के हम ले ले सारे गा मा प ध नि सा रे ध प म ग रे नीरे गरे। अब सारे नीरे सा, अब मान लीजिए हम देशी सारे गा सारे नी सारे मा प, मान लीजिए ले लिए चाहे नी सारे गा रे सारे जयजयवंती ले लेते हैं, ठीक है। अब यमन का जो रे है और जयजयवंती का जो रे है वो कितना अंतर होता है वो हम आपको अभी समझाते हैं। उसी से पता चलता है लक्षण, इसलिए उसको वादी स्वर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यमन का रे ले रहे हैं, तो अब यमन का रे लेने का स्टाइल कैसे बदलेगा आप देखिएगा कि ये यमन का रे है तो अलग से पता चलेगा, अच्छा ये तो यमन का रे लग रहा है, ऋषभ। और अगर ये समझ में आ गया तो आप एकदम किंग ऑफ म्यूजिक हो गए। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए अब यमन चला, तभी जो रिया है ना, अब इतना स्पेसिफिक रे आपको किसी दूसरे राग में नहीं मिलेगा। तो यमन का जो है वो अलग स्टैंड करता है। अब जैसे नीरे गरे नीरे सा नीरे गामा पामा गरे नीरे गरे नीरे सा, अगर हम सिंपल ऐसे गा देंगे ना तो स्पेशलिटी ऑफ यमन नजर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं, मान लीजिए आपने अदरक की चाय बनानी है और दालचीनी की चाय बनानी है। आपको अगर किसी ने बोला अदरक की चाय बनानी है तो आप क्या ज्यादा डालेंगे, दालचीनी अधिक कि अदरक अधिक? अदरक। किसी ने बोला कि नहीं हमको दालचीनी वाला फ्लेवर चाहिए और अदरक भी थोड़ा सा डाल देना, तब क्या करेंगे हम लोग? दालचीनी ज्यादा डालेंगे। एग्जैक्टली। तो बस यही अंतर की वजह से अलग राग हो गया कि हमने उसमें इसका फ्लेवर दे दिया तो ये यमन राग यमन हो गया। हमने इसका फ्लेवर नहीं दिया तो शुद्ध कल्याण हो गया। शुद्ध कल्याण में भी, शुद्ध कल्याण मतलब क्या हुआ, सेम जो राग यमन है सेम, लेकिन कल्याण थाट से यमन निकला तो
जो लगाने का तरीका है यानी जो चलन है वो बदल जाता है, और वो चलन बदलने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है वादी संवादी का। वादी मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द राग, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द राग इज कॉल्ड समवादी। जैसे कॉमा और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप में हम थोड़ा देर रुकते हैं और कॉमा में थोड़ी देर रुकते हैं। सिमिलरली वादी में हम ज्यादा देर ठहराव दिखाते हैं और समवादी में कम देर ठहराव दिखाते हैं। इंग्लिश में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसका वर्ड का नाम है डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड सब डोमिनेंट। अब देखिएगा इंग्लिश में जो कॉर्ड्स बनते हैं ना वो ऐसे बनते हैं, टोनिक, डोमिनेंट एंड सब। ये तीनों नोट मिला के जब एक साथ बजाते हैं तो अंग्रेजी वाले इसको बोलते हैं कि आई एम प्लेइंग कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, पहला स्वर, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्वर, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्वर, ये तीनों मिला के कॉर्ड बनाते हैं। अब ये बदलता है तो कॉर्ड बदला, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, सेवंथ कॉर्ड, 13th कॉर्ड, एडेड कॉर्ड, सस्पेंडेड कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, मतलब ये बदला तो कॉर्ड का लक्षण बदल गया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वादी संवादी राग को पहचानने के लिए। जो अब जो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए इसी को दोबारा से प्लीज, ये जाति और वादी समाधि। जी जी, ये आप वादी समाधि जो डोमिनेंट और वादी तो है, वादी मतलब डोमिनेटिंग होता है ना, डोमिनेटिंग, डोमिनेशन वर्ड है ना, तो इसीलिए उसका नाम वादी का डोमिनेंट हुआ। मतलब उस राग में वो नोट जो है वो स्वर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए उसको वादी बोले, और अंग्रेजी में इसको डोमिनेंट बोलते हैं। जो दूसरा जो सबसे ज्यादा पावरफुल नोट है उसको समवादी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको सब डोमिनेंट बोलते हैं। अगर आप हिंदी शब्दावली में जाइएगा दीदी, हिंदी, अगर हिंदी भाषा की बात करें तो आप गौर करेंगे वादी मतलब जो बोलने वाला है, बोलते हैं ना कि वो वादक है, बजाने वाला, बोलने वाला। तो अब संवाद करने वाला मतलब जिससे बातचीत कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना वादी, फरियादी, ये सारा वर्ड एक ही तो मिलता है। तो जिस राग में जो नोट सबसे अधिक बोल रहा है वो हो गया वादी। अगर आप थोड़ा और गौर करें तो बोलते हैं ना यहाँ की वादियां अलग हैं, ये वादी दूसरी है, यहाँ देखो कितनी अच्छी वादी है। तो मतलब जिस नोट की वजह से उस राग में एक कलर है, एक वादी है, इसीलिए उसको वादी बोलते हैं। देयर आर सो मेनी एक्सप्लेनेशन याद रखने के लिए कि उस नोट की वजह से राग में फ्लेवर है, तो ये फ्लेवर जो देता है वो वादी होता है, और उस फ्लेवर को जो सपोर्ट करता है वो होता है समवादी। तो तीन बड़े चीज हो गए, एक तो स्वर जहां से शुरू कर रहे हैं, जो हमारा स्थापना है। हम राग जब भी गाते हैं तो सबसे पहले स्थापना, मतलब मेरा सा यहाँ है, तभी तो उसके हिसाब से रे गा धा, पहले बताया था ना कि सा के हिसाब से रे गा मा पा धा नी सा होता है। अगर सा एस्टेब्लिश करेंगे तभी तो बाकी स्वर एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्थापना है, मतलब मेरे ये स्थापित कर दिया, मेरा सा यहाँ है। अब इसके हिसाब से वादी और समवादी गाए तो हमारा राग क्लियर हो गया कि अच्छा ये राग हो रहा है। तो ये वादी बना देता है, कलर बना देता है, एकदम पेंट करने की तरह। जब स्वर आप पेंट करने लग दिखने लगा ये तो इस कलर में आ रहा है, तो आपको लगेगा अरे वाह ये राग का वातावरण बनने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राग को पहचानने के लिए कि उसके वादी स्वर और समवादी स्वर क्या है। अब जो राग का तीसरा चीज है जो पहचानना है वो है चलन। नोट्स में दो नोट और होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक होता है विवादी, एक विवादी स्वर होता है, और एक होता है प्रतिबंधित, प्रतिबंधित या वर्जित। वर्जित ज्यादा फेमस वर्ड है इसलिए वर्जित ही लिखते हैं, वर्जित। अब विवादी स्वर क्या और वर्जित स्वर क्या मैं आपको बताता हूं। विवादित मतलब अलग अलग विद्वत जन विवाद में जिस स्वर को डाल दिए, मतलब ये लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। जैसे राग काफी, राग काफी में आमतौर पे जो थियरी है वो है ग कोमल और नी कोमल, सारे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा सा द रे रे ग ग म म प। अब राग काफी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बाबा ने बहुत सारे गाना दिया है राग काफी पे। होली के जितने भी गाने भारत में गाए जाते हैं या बनाए जाते हैं 99% से लेकर 100% तक राग काफी में ही बनते हैं। जैसे लगा गले गाल गुलाल बेदर दादर दो न जाने साजरे रे गा गा मा मा पा। बाबा ने जो गाना दिया है काफी में, তুমি যে ডেকে ছোঁয়া আমায় চাই বাঁশিতে করেছে উতলা। अब ये राग काफी में क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोमल नहीं लगेगा हमेशा, लेकिन कुछ विद्वान लोग बोले अरे ऐसा नहीं है, कभी कभी शुद्ध नहीं लगा के देखो बहुत मजा आता है। तो जैसे हम लोग गाते हैं बोलता के डारी कोयरिया
लागत मीठी मीठी बोलिया बोलता यमवा की डाम ऋतु बसंत, यहाँ शुद्ध नहीं लग गया। और बहुत लोग ऐसे नहीं गए, लोग बहुत लोग बोलते ऐसे गए, ऋतु बसंत बहुत लोग बोलते नहीं, ऋतु बसंत ये मधुमाती फूल खिले सब डारी डारी बोलता यमवा की डाम। तो ये जो नोट आ गया ना नी, नी को लेकर विवाद हो गया, इसलिए इसको विवादी स्वर बोलते हैं। मतलब आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप लगाइए तो पूरे जस्टिफिकेशन के साथ लगे कि हाँ वो काफी की तरह दिखना चाहिए, क्योंकि थोड़े से गड़बड़ से राग बदल जाता है। और जो वर्जित स्वर है उसको तो कभी नहीं लगाना है, वो स्वर उस राग में लगेंगे नहीं। एग्जाम्पल मालकौश, राग मालकौश में रे और पा नहीं लगता है, अगर गलती से भी लगा दिया तो सब स्टेज से पकड़ के उतार देगा, मैं क्या गा रहा हूं। जैसे मालकौश सा ग म ध नि सा नि ध म ग म ग स नि सा ध नि सा म ग स नि सा ध नि सा, अब इसमें प ही नहीं लग रहा है। अब पा नहीं लग रहा है तो हम लोगों को ध्यान क्या क्या देना पड़ता है कि जो तानपुरा ट्यून करते हैं हम लोग, तो पहला स्ट्रिंग प से ट्यून करते हैं, लेकिन जब मालकौस जैसे राग गा रहे हैं जिसमें प लगता ही नहीं है, तो पहला स्ट्रिंग म से ट्यून करना पड़ता है। तो वो तानपुरा चाहे मतलब मोबाइल पे बजाए या कहीं बजाए, उसमें पहला स्ट्रिंग प नहीं रखेंगे, म रखेंगे। राग मारबा, ऐसे बहुत सारे राग हैं जो हम गाएंगे तो प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग प को नहीं लगाते। तो ये चार चीज हैं जो राग पहचानने के लिए, मतलब जाति में वादी, नोट्स में वादी, संवादी, विवादी और वर्जित। छोटो, तो ये चार नोट है। अब जो राग की जो आखिरी चीज है वो है, मतलब बेसिकली जो तीन पहचान में सबसे अधिक है वो चलन है। चलन देखिए, एक होता है समग्र या सीधा, सीधा, एक होता है वक्र। ये दो चीज होता है, क्या आपको बताओ, सीधा और वक्र। सीधा मतलब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, एक सेकंड प्लीज प्लीज शांति। जैसे एक राग है दरबारी, एक राग है जैसे दरबारी चल रहा है, उसमें गा मा गा धानी कोमल लगाते हैं, ठीक है, गा धानी कोमल लगाते हैं। अब भैरवी में रेगा धानी कोमल लगाते हैं, और भी राग है जिसमें केवल गा धानी कोमल लगता है, लेकिन दरबारी जो है वो दूसरे थाट का राग हो जाता है, जबकि स्वर सेम लग रहे हैं। और जैसे आसावरी, उसके जो चलन का तरीका है वो दरबारी में नजर आता है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि दरबारी को आसावरी थाट में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। अब ये जो राग चला तो इसमें सीधा गए हम, सीधा है, लेकिन दरबारी ऐसा नहीं करते। दरबारी में सा ध नि प, मतलब सा के बाद नी नहीं लौट रहे, सा के बाद ध लौटे, सा ध नी प म प ग म रे नि सा। अब ये जो वक्र आने का तरीका है, ये जो तरीका जो हम मतलब सुर को वक्र तरीके से लाए, इसकी वजह से राग बदल गया, इसकी वजह से चलन बदल गया, चलन बदला तो राग बदला, और जब चलन बदल गया राग बदल गया तो जो उत्पत्ति है वो भी बदल गई, क्योंकि सीधा सीधा तो नहीं चलता है भैरवी में, लेकिन स्वर भैरवी से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको असावरी थाट में रखा गया। ये एक रीजन है। ऐसे दो चार और रीजन है जो बाद, अभी तो यही हाँ बहुत सारा भारी लग रहा होगा, इसके बाद वाला और एक्सप्लेनेशन भारी, इसलिए उसको अभी नहीं दे रहे, बट ये बेसिक तीन फैक्टर पता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं राग को। अब मजेदार बात क्या है, ये तीन फैक्टर जाति, नोट्स, स्वर, वादी संवादी और चलन, ये जो है ये पता होने से हम एक सबसे बड़ा चीज पता लगा लेते हैं, और वो है पकड़। हर एक राग में एक पकड़ होता है। जैसे दादा आपको बताए होंगे, पकड़ एक स्वर का समूह होता है जिससे राग पकड़ा जाता है ना, दादा आपने बताया होगा। जी बताए हैं। हाँ, लेकिन आप मैं बता रहा हूं पकड़ बनाते कैसे हैं। पकड़ अगर आपको मान लीजिए भूल गए, लेकिन राग याद है और वादी संवादी याद है, आपको चलन याद है, तो आप पकड़ अपने से स्थापित कर सकते हैं। तो पकड़ में मतलब क्या होना चाहिए, तीनों फैक्टर का ध्यान रखें।
जी। और पकड़ कैसे बनाते हैं, अगर हमको पता चले कि ये पकड़ हमको नहीं मालूम है, लेकिन पकड़ बना कैसे, तो पकड़ बनाने में ये 3 फैक्टर बहुत काम किए। मतलब पहला चीज है कि हमें पता होना चाहिए आरो अवरो मतलब जा कैसे रहे। मान लीजिए किसी राग की जाति है आरो, मतलब 5 ही नोट लगाने हैं, अब उसमें गा नहीं लगाने, जैसे सारे मा पा नी सा सा नी, जैसे राग देश है, राग देश में जाते समय गा नहीं लगाते, जाते समय धा नहीं लगाते। तो आरोह में जो है वो 5 स्वर है, तो आरोह है और आते समय संपूर्ण है। अब हम पकड़ जब बनाएंगे तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अरे कैसे पकड़ेंगे, राग देश है और छोटा सा सिलेक्शन ऑफ नोट्स होना चाहिए। तो सबसे पहला उसका चलन हम देखें कि आरोह कैसे जा रहा है, तो सा रे मा पा नी सा, अब लौटते समय सा नी दा पा मा ग रे ग नी सा, तो रे ग नी सा। अच्छा यहाँ तो ये भी आ रहा है और वैसे नी भी लगाना है। तो पकड़ में पहला आरोह, दूसरा वादी संवादी को भी ऐड करने का कोशिश करते हैं कि वादी नोट तो कम से कम आ ही जाए, और तीसरा चलन। ये तीनों मिला के जब देखते हैं तो जो निकलता है जिस्ट की इससे पकड़ में आ जाएगा, हाँ ये कंप्लीट है। तो मिनिमम सेट ऑफ नोट्स जिसमें राग के सब लक्षण हो उसको पकड़ हो। अगर पकड़ के डेफिनेशन देना हो तो आमतौर पर लोग ऐसे देते हैं कि जिससे राग पकड़ सकते हैं। लेकिन क्या फैक्टर है कि राग पकड़ सकते हैं, तो पकड़ के डेफिनेशन में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मिनिमम सेट ऑफ नोट्स, मतलब सबसे कम सबसे छोटा समूह स्वरों का जिसमें राग के सारे लक्षण मौजूद हो। जैसे हम परमाणु की परिभाषा देते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैरीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। परमाणु किसी भी तत्व का, यौगिक का नहीं, तत्व का सबसे छोटा कण है जिसमें जिस तत्व के सारे गुण मौजूद हो। वैसे ही जो पकड़ है वो स्वर का सबसे छोटा समूह जिसमें राग के सारे लक्षण मौजूद हो, वो पकड़ कहलाता है। तो पकड़ बनाने के लिए क्या क्या चीज का ध्यान रखना समझ में आ गया ना हम लोगों को, कि वो चलन हो, वो वादी संवादी, ये सारा चीज हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए कभी कभी पकड़ लंबा होता है, किसी का पकड़ छोटा होता है। तो इसकी पकड़ लंबी होती है, लंबा गाना होता है, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, क्या पता चलता है कि इसका चाल वक्र है, तो हमें ये बताना ही पड़ेगा, नहीं तो सुर तो सब में वही लग रहे हैं। तो चलने का तरीका दिखाने के लिए कभी कभी पकड़ जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, कभी कभी 2 छंदी मतलब 2 छंद के भी पकड़ होते हैं। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको लेटर, जब हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वापिस आते हैं राग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में पकड़। अब जैसे ही पकड़ हमको पता चल गया तो हम राग को स्टैब्लिश कर सकते हैं कि किस थाट का है, और जिस थाट का है उससे हम पता लगा सकते हैं ये किस समय का राग है। अब जो लिरिक्स है, बाबा ने कितना अच्छा काम किया जो हम लोगों को ये बता दिया कि पहले वो क्या करते थे। बाबा ने पहले ट्यून बनाया, ये ट्यून जब आया अच्छा ये तो ये ट्यून हमको इस समय का लग रहा है, अब उसके हिसाब से लिरिक्स भरा। जैसे एग्जांपल देते हैं, चांद तुमी आमारो पाने, मतलब हम चांद से बात कर रहे हैं ना इस गाने में, इस गाने में हम चांद से बात कर रहे हैं कि नहीं, कि चांद तुमी, तुम मतलब एकदम स्ट्रेस देके तुम आमारो पाने, मतलब तुम मेरे पाने हो, राइट। अब ये जो चांद से कन्वर्सेशन ये दिन में पॉसिबल है? दोबारा से नहीं नॉट पॉसिबल। रात में नहीं है ना? दादा, रात में सुबह सुबह पॉसिबल है? नहीं दादा, नहीं जब भी होगा ये रात में होगा। अब मजेदार बात यह है कि जब रात में होगा तो इसके जो ट्यून होंगे वो दिन के राग में सूट करेंगे? नहीं दादा। नहीं दादा। अब मजेदार बात यह है कि जब भी कोई हमसे टकराता है प्रभात संगीत के मामला में, हमारे पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, बस इतना सा छोटा सा बात बता देते हैं आपको कि 5019 प्रभात संगीत में एक भी प्रभात संगीत ऐसा नहीं है जिसमें ये विसंगति हो कि जिसके शब्द दूसरे समय के बता रहे हो और जो राग है वो दूसरे समय का हो। एक भी राग में ऐसी विसंगति नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी गाने हैं जो लिरिक्स बोल रहा है उसके हिसाब से ही राग डिसाइड किया है। एग्जाम्पल जैसे शिवरंजनी रात के राग है तो हम लोग चांद तुम हमारे पाने, एक बहुत सिंपल सा गाना है, देखिए बहुत मजेदार। পথিক তুমি একাকী এসে শিউলি ঝরা হরানো শেষে দুয়ার আমার বন্ধ দেখে দাঁড়িয়েছিলে পথেরই पाशे। मतलब क्या है समझा देते हैं हम कि हे पथिक तुम जब रात को आए तो तुमने मेरे गेट पे खड़े रहे सुबह तक, और तुम मेरा गेट बंद देख के वहीं पे खड़े रहे,
और रात भर शिवली गिरती रही और तुम उसके साथ खड़े रहे, ये घटना कब की हो सकती है? आपको क्या लग रहा है, कब ये मन बोल रहा, कब ये गाएगा आदमी? आप सोचिए कि ये गाना कब गाएगा आदमी कि रातेरो शेषे, मतलब जब रात खत्म हो गई तब तुम गए, मतलब ये गाना कब निकलेगा? मतलब रात और दिन के बीच का जो समय है, उषा काल कह सकते हैं। देखिए, जब उस मनुष्य को पता चला कि भगवान चले गए, यानी वो जाग चुका है। भगवान सुबह तक वेट किए शेष समय क्या बोल रहे हैं कि शेष समय जो हमें दार खुली था, उस समय अगर हम गेट खोल देते तो पता नहीं कितनी सारी बात वो हमसे कहते, मुझे कितनी सारी बात कहनी थी। मतलब इट्स अ रिग्रेट, यानी वो लेट से उठा, सुबह सुबह भगवान उसके गेट से जा चुके हैं, वेट करके रात भर वेट किए। तो ये घटना जो है ये सूर्य उगने के बाद की है, जब वो आदमी उठा, और ये दोपहर की भी नहीं है क्योंकि उठा और उसको होश आया। तो ये जो राग स्पेसिफिक टाइम है, आप गौर करिएगा 6 से 8 बजे तक के बीच में। अब बाबा ने कितना स्पेसिफिक राग दिया है इस कंपोजिशन में, आप गौर करें, वो सारे नोट्स लिए हैं जो सुबह प्रातः के द्वितीय प्रहर में आते हैं। अब वो सारे नोट्स इसमें अवेलेबल है, तो द्वितीय प्रहर के सारे नोट्स लगा के ये प्रभात संगीत बनाया हुआ है। आप इस राग को गौर करिएगा, जो नोट्स लगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा, अरे ये कैसे पॉसिबल है, भैरव में नहीं कंपोजिशन है। भैरव के बाद जो सबसे जो कंपोजिट राग टाइम आता है, दैट इज भैरवी, और दैट इज आल्सो कॉल्ड छंद भैरवी, सिंध भैरवी, उस राग की कंपोजिशन है ये। आप सोचिए कितना स्पेसिफिक चीज सोचा हुआ प्रभात संगीत के बारे में। नाउ ये जो समय काल निर्धारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताऊं, आप जब प्रभात संगीत एक एक जितने भी लोग हैं एक एक प्रभात संगीत बोलिए, उसके लिरिक्स को हम देखते हो किस समय हुआ होगा, एक बार देखते हैं एक एक करके। आप सोचिए, हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, आप सोचिए और फिर मुझे बोलिएगा। दादा वो इनका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, जरा क्वेश्चन क्या था इनका? हाँ, प्रहार तो आपने बताए थे, सिर्फ प्रभात संगीत बोलकर दिखाना है क्या? भी अपराहन वगैरह सब बताया था आपने। नहीं, आपने बताया, अपराहन बताया है और प्रातः काल बताया है, उषा काल बताया था आपने। टाइमिंग भी दिए हैं जी दादा, आपने टाइमिंग भी बताए थे आप। जी दादा जी। तो दो है, निश्चित है, त्रियामा है, उषा काल है। बताएंगे क्या? दिन के देखिए मैं आपको बताऊं कि क्या चाहिए, 4 प्रहर। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चलिए मीरा दी शुरू करते हैं। मीरा दी एक प्रभात संगीत बोलिए, कोई भी प्रभात संगीत बोलिए, कोई भी। हाँ कोई भी। ना जाने आसे, ना जाने आसिया, मीरा दी आपकी आवाज कट रही है, क्या लिरिक्स केवल बोलिए, लिरिक्स। ना जाने आसिया होएगे के काने अच्छा, के जेनो आशेष का मतलब क्या है बताइए? कोई आए और कान में बोल करके गए कि नूतन प्रभात आएगा फिर से। हम सुन नहीं पाए दादाजी से, क्या मीनिंग बताया इसका? के जानो मीन्स कोई आया कान में बोल करके गए कि घबराने की बात नहीं है, नूतन प्रभात फिर आएगा वापस। ओके, अब ये जो लिरिक्स है ये हमें क्या बता रहा है कि कोई मेरे घर पे आता है, तो आमतौर पे गेस्ट कब आते हैं? मेरे कहा हम कब, आप गौर करिएगा हमारा जो मन है वो कब ज्यादा डाउन होता है? शाम के टाइम। एग्जैक्टली, जब गोदू बेला होती है, अंधेरा आने वाला होता है, तो दिन का प्रकाश जब जा रहा होता है और अंधेरा वेलकम कर रहा होता है, तब हमारा मन सबसे अधिक उद्वेलित, इसलिए बाबा से कीर्तन करने बोले, साधना करने बोले, और उसके बाद रात शुरू करना अच्छे से।
तो ये जो समय है ना, आप गौर करिएगा, जैसे भी ऐसे गाने हैं ना कि हम जब उदास हो रहे हैं और कभी कोई बोल के गया मेरे कान में, जो गेस्ट के आने का टाइम और भगवान के आने का हम लोग मैच करके देखेंगे तो मिलेगा ऑलमोस्ट सेम। तो जो राग बनेंगे ना, वो हम अभी कौन सा राग नहीं बता रहे, हम आपको चेक करने देंगे, इसके स्वर चेक करिएगा और राग देखिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा सुबह दोपहर शाम के राग कौन कौन है, अभी एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, उसके हिसाब से मैच करिए क्या उससे स्वर मिल रहा है। अभी हम आपको बताएंगे भी नहीं कौन से राग में बेस्ड है, लेकिन आपको पता चलेगा कि अच्छा ये स्वर इस राग से मिल रहा है, और ऑटोमेटिकली उसका टाइमिंग से पता चलेगा क्या जादू है प्रभात संगीत में। अच्छा, अब हम लोग सेकंड चलते हैं, लोकेश दादा आप प्रभात संगीत ए गान आमार आलोर झरना धारा अब ये बोलिए উপল পথে দিন রাতে বয়ে যায়। अच्छा लोकेश दादा, आप ये गाना मीनिंग समझ रहे हैं? गाना का मीनिंग समझे? जी दादा, मीनिंग क्लियर नहीं। हाँ, तब गड़बड़ है। हम लोग ना एक आज प्रॉमिस करते हैं अपने आप में सबको कि गाना का पहले मीनिंग समझेंगे तब गाना गाएंगे, क्योंकि मीनिंग समझ के गाएंगे ना दादा तो देखिएगा आपके, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हम कोई प्रभात संगीत सबसे पहले कब सुनते हैं? जब सुनने में अच्छा लगता है, और मैक्सिमम टाइम पे लोग कोशिश करते हैं जो सुर पे बहुत अच्छा लग रहा है उस सुनने को अट्रैक्ट हो गए उधर कोशिश किए। लेकिन जब हम धीरे धीरे करके प्रभात संगीत के मतलब को साथ सुनेंगे ना, तब आपको इसकी गंभीरता समझ में आएगी और प्रभात संगीत मन में असर करेगा। प्रभात संगीत को लेकर बाबा ने 4 गारंटी दी। मैं आपको बात बताता हूँ, हम लोग जब प्रभात संगीत का पूरा बोर्ड बनाए थे ना, हम लोग जब एक डूज एंड डोंट्स बना रहे थे, तो प्रभात संगीत बहुत खोज रहे थे किताब की, बाबा ने कहा क्या बोला है, किस दादा को बोला, तो बहुत पुराने दादा से मिले, जो दिलीप दादा गाते थे उनसे मिले, गायत्री, जितने लोग पुराने थे, मतलब जो लोग भी उनके सामने थे, तो 4 चीज बाबा ने बोला प्रभात संगीत को लेकर। पहला, दिस इज द सॉन्ग whenever you and anybody feel alone, it will help them to find out their path। मतलब जब भी कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो तो उस समय कोई भी प्रभात संगीत गाने से उसको एक रास्ता जरूर मिलेगा। ये गारंटी भगवान ने स्वयं दिया। सोचिए, पावर सोचिएगा कि स्वयं भगवान, जैसे गीता में खड़ा होकर अर्जुन को कृष्ण ने बोल दिया था कि लड़ो बाकी हम देख लेंगे, वैसे प्रभात संगीत को लेकर गारंटी दे दी भगवान कि कभी भी कोई भी अकेला महसूस कर रहा और वो प्रभात संगीत गुनगुनाए तो द पाथ विल बी शोन। कितना बड़ा बात है कि वो रास्ता दिखेगा, कि कितनी बड़ी गारंटी। और हम अगर मतलब ही नहीं समझेंगे तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना प्रभात संगीत को, इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं एक भी प्रभात संगीत गाइए, उसका मीनिंग पूरा एक एक वर्ड का मीनिंग। हम तो बाद में जब हम लोग डिटेल में काम करने लगे तो ये समझ में आया कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं एक ही चीज के, लेकिन बाबा ने वही शब्द क्यों चुना, उसके पीछे भी रीजन है। मैं अभी जब प्रभात संगीत क्लास खत्म हो जाए कभी, तो आई विल गिव एक सेशन हम जरूर देंगे कि वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या था, बाबा ने वर्ड्स क्यों चुने एक ही शब्द को। और देखिएगा बहुत सारे प्रभात संगीत है जिसका मतलब एक ही है लेकिन अलग वर्ड है, केवल शब्द की वजह से वो अलग हो गए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा बाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको सोचिए, आपने जो गाना गाया इसका मीनिंग समझिए और ये बताइए हमको कि ये आपको क्या लगता है, किस समय ऐसा मन होता है एक भक्त का हृदय दिन के किस समय ऐसा रहता है, आप सोच के बताइए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजकिशोर दादा से। दादा आपका प्रभात संगीत। हेलो दादा, आपका प्रभात संगीत दादा। कोई दादा हम हिंदी प्रभात संगीत बोलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई भी, कोई तो जो बोलिए। तुम हो मेरे कृष्ण जगतपति, मैं तुम्हें चाहता हूँ देवर। ठीक है, उसके बाद तुम अलख निरंजन पूर्ण ज्योति, मैं जुगनू की ज्योति शुद्ध गति। उसके बाद मैं स्रोतों का फूल बह रहा था, तुमने मुझे उठा के सुलाई की थी। उसके बाद आप जब पैराग्राफ पढ़िएगा तो हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं अपने प्रभात संगीत का, आप इसको अच्छे से समझिए और पता लगाइए। मुझे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक का समय दे रहा हूँ कि भक्त का हृदय 24 घंटे में मैक्सिमम, आप ऐसा नहीं कि सब हो सकता है हृदय तो कभी भी किसी भी मूड में आ सकता है, ये तो मनुष्य है,
कभी किसी भावधारा में जा सकता है। बट मैं जेन्युइनली, जैसे लिखता है ना डिटॉल का प्रचार में 99.9% जर्म साफ हो जाता है, एक थोड़ा छोड़ देते, तो वैसे हम भी एक संभावना है कि कभी भी मन वैसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम समय किस समय आपको ऐसा लगता है कि आपकी भावधारा है कि भगवान की आप ये बोल रहे तुम हो मेरे कृष्ण जगह, क्या आप फुर्सत में बैठे हैं, कब कुछ टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, किस तरह का मनोभाव है, और दिन के किस प्रहर में ऐसी मनोभाव ज्यादा आती है हम लोगों को। तो जैसे वो दुख वाला मैंने बताया ना, शाम वाम होता है तो शुरू हो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो एक नए होप के साथ सुबह उठते हैं। ये अलग अलग प्रकार का अलग अलग गुण है, और इसीलिए उस गुण को ध्यान रखते हुए वहां के जो राग है उसी इंटेंसिटी, उसी एनर्जी के साथ कंपोज किए गए, स्वरों को सजाया गया, उसमें जो मजा है वो ताल के साथ गाने में अलग मजा आएगा। दीदी अब आपका नंबर है, अंजलि दी। भगवान शिव के ऊपर जो बाबा ने बनाया है वो बहुत सारे ही पसंद है। कौन पसंद है? जैसे जय शुभ्र वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रांबर हर देहि पदम, इसके अंदर शिव भगवान के बारे में पूरी बताई गई है कि उनका शुभ्र जो रंग है, वर्ण है, और वज्र की तरह कठोर, और व्याघ्रांबर, उन्होंने व्याघ्रांबर अपना ओढ़ी हुई है। अब देखिए ये आपने कितना अच्छा गाना याद दिला दिया, इस पे हम वही एग्जांपल जो दे रहे थे, कितना अच्छा सूट करता है। इसमें दो वर्ड है, एक वज्र है, एक कुसुम है। अब जब कंपोजिशन गा रहे हैं, हम जब गाना गा रहे हैं, तो वज्र कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है? वज्र की तरह कठोर। एग्जैक्टली। तो हम जब गाना गा रहे हैं तो हम सॉफ्ट नहीं गा सकते हैं, वज्र कठोर कुसुम खोरक। अब कुसुम तो ऑटोमेटिक सॉफ्ट है, तो हमें भी वहां सॉफ्ट होना पड़ेगा, और हम ये वेरिएशन ले आए हमारे गाने में, तो हमको अच्छा फील होगा। और जैसे ही हमको अच्छा फील होने लगा, ऑडियंस अपने आप अच्छा फील करेगी, क्योंकि ऑडियंस को ना, हम पता है गाने से कोई मतलब ज्यादा नहीं होता है, आप अच्छा एंजॉय करते हैं ना, तो वो एनर्जी उन तक चली जाती है, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी जाती है उनको अच्छा लगने लगता है। नहीं तो आप सोचिए ना, जब छऊ होता है कितने लोगों को समझ में आता हो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो इतना एनर्जी में करते हैं। आनंद नगर में जो छऊ देखा आप लोगों ने, जब वो जंप करते हैं, वो देख के ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है। तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए हमने साधना का सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखिए हम बहुत मजेदार बात है कि बाकी कहीं भी किसी भी पथ पे आप साधना करिएगा तो परम पुरुष मिलेंगे। हमारे पास कितनी सुविधा, पहले ही परम पुरुष मिल गए, अब साधना करते रहो। तो अब साधना किसके लिए करना है, जब परम पुरुष हमें मिल चुके हैं, तो साधना करने से हम जहां बैठेंगे वहां अच्छा वातावरण हो जाएगा, हम जहां बैठेंगे वहां लोग अच्छा फील करने लगेंगे। तो ये जो लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए साधना करना। भगवान तो हमें पहले ही मिले हुए, बाबा थोड़ी हम लोग को बोलेंगे नहीं हम नहीं तुमको गोद में लेंगे। तो ये बहुत मजेदार चीज है हम लोग के साथ। तो इसीलिए हम लोग जब राग का, बाबा ने जब गाना दिया है उसको एक बार, जैसे वज्र कठोर है ना, आपके लिए यही गाना है, आप हमको बताइएगा नेक्स्ट क्लास में कि दिन के किस समय सबसे अधिक, आप एक्सपेरिमेंट करिए ना खुद गा के, कि हमको कब किस समय ये गाने का ज्यादा मन कर रहा है। आप गौर करिएगा, मैं आपको बताऊं 4-5 चीजें होती है जो हर एक मनुष्य में होता है। किसी समय आपको लड़की के वॉइस में गाना अच्छा लगता है, किसी समय आपको बॉयज के वॉइस, जैसे कोई गाना लड़का गा रहा है तो चाहिए तो लड़के की आवाज में अच्छा लगेगा। किसी समय आप गौर करिएगा, किसी गाने को केवल एक इंस्ट्रूमेंट के साथ सुनने में अच्छा लग रहा है। कभी गौर करिए किसी गाने को पूरा मतलब बाजा के साथ सुनने में अच्छा लग रहा है। कभी गौर करिए किसी गाने को एकांत में सुनने में अच्छा लग रहा है। कोई गाना ऐसा होता है जो पार्टी में चलने में अच्छा लगता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करिए ना, कि जैसे आपने जो प्रभात संगीत गाया वज्र कठोर, ये आपको कब ज्यादा अच्छा लग रहा है, दिन के समय, किस मूड में है आप, ये इसको एनालाइज करके हमको आप जरूर बताइएगा, सोचिए कि आपको कब अच्छा लग रहा है, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। पंकज दादा हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे। पंकज दादा, आपके हिसाब से प्रभात संगीत कौन सा आपको लगता है गाएंगे आप, या मन के करीब है जो? वो ये তুমি এসো এসো মোর ঘরে বসো সব কিছু আলোকিত করিয়া। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, वाह थैंक यू क्या बात है। तो दादा आप, बहुत अच्छा, क्या बात है दादा। आपको क्या लगता है, नमस्कार दादा, आपको क्या लगता है ये गाना समय किस समय मन करेगा, ऐसा फीलिंग कब आता है जो लिरिक्स है इसका? और पंचमी के टाइम पे, हाँ पंचमी के टाइम पे, यस। एशो एशो तो आप मेरे घर आ रहे हो, सारा घर आलोकित हो रहा है, तो भाई बाबा घर में आएंगे सुबह पंचमी के टाइम पे आ रहे हैं।
हाँ, एक ये तरीका हो सकता है, और एक समय आप गौर करिएगा कब हम निकाल सकते हैं इसको, मतलब आप गौर करिएगा प्रहर चेंज में ये जरूर काम आ रहा है, या सुबह रात से सुबह हो रही है या सुबह से रात हो रही है, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम आ रहा है, तो इसको संधि प्रकाश समय बोलते हैं, जब दो समय का संधि हो रहा है, तो इसलिए कुछ राग होते हैं जो संधि प्रकाश राग होते हैं। अब मैं उस पर भी आप इसको सोच के रखिएगा, नोट्स इसके, जो गाना प्रभात संगीत आप लोगों ने बोल रहे हैं, इस पर सोचिएगा थोड़ा सा। शांति दीदी है, नितिन दीदी यहाँ पर है। शांति दीदी, आपके हिसाब से कौन सा प्रभात संगीत अच्छा है, मतलब अभी मन में कौन सा आ रहा है? दीदी आप म्यूट हैं आप। तब तक एक और जो नितिन। हाँ दादा जी दादा। दीदी आप प्रभात संगीत बताइए प्लीज। हाँ हाँ। তোমায় পাবার আশা নিয়ে জেগে রয়েছি সাগরেরই মরি তোমার তরে আমি ফল যে গুনেছি তোমায় পাবার आशा दीदी बहुत अच्छा गाया, वाह। अब इसका मीनिंग आप समझे दीदी, इसका मीनिंग? दुख का जो हो रहा है, इसमें दुख की भावना थोड़ा व्यक्त की जा रही है। दीदी हम आप लोग सबको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है? अब पहली बार टीचर जैसा हम बोल रहे हैं, आदत प्रोफेसर आदत है। एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग को लिखना है। एक प्रभात संगीत आप एक हफ्ते के लिए सोच लीजिए, उसके एक एक वर्ड का एक एक वर्ड, जैसे तोमार मतलब क्या है, और बाबा आपनी क्यों नहीं बोले, आपनार क्यों नहीं बोले, तोमार क्यों बोले, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपनार भी एक वर्ड है, तोमार भी एक वर्ड है। आपनार भी आपके लिए या तोमार तो आप तुम्हारा, तो हम लोग तोमार ही क्यों लिए, ये हम लोग पहला चीज। उसी तरह से एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, और कुल मिला के जो वर्ड जब समूह बनाते हैं उसका मीनिंग क्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते थे, हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा गरीब क्यों है, अंग्रेज हमसे गरीब क्यों है बताते हैं, उनके पास एक्सप्रेशन बहुत कम है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, मेरा मन बहुत व्याकुल है, हम इसका मतलब क्या निकालें? मेरा मन व्याकुल है, हमको एकदम अकबक लग रहा है, अब इसका मतलब क्या निकालें? मतलब हाँ एकदम, जैसे वो हम किसी के बारे में बोल रहे थे, एकदम अकबका रहा था, तो बहुत बेचैन था, उसका मन थोड़ा मतलब घबराया हुआ था, घबरा। आप सोचिए इंटेंसिटी, हम लोग हर एक इंटेंसिटी पे बोल सकते हैं। जैसे भोजपुरी में है ना, मच्छर काट लिया, है ना, मच्छर एकदम मतलब जैसे मान लिया नोच लिया, एकदम भमोर लिया। अब तो भमोरना जो है वो मतलब एकदम एक्सट्रीम है। उसी तरह जैसे हम ऐसे मान लीजिए हमें यहाँ चोट लग गई, अब अंग्रेजी बोलेगा कि आई गॉट हर्ट, राइट। अब उसमें कैसा दर्द हुआ है, तो वो लोग मैक्सिमम बोल सकता है बर्निंग सेंसेशन है, बहुत खुश होता है। हम लोग कैसा बोलते हैं, नहीं थोड़ी चुनचुना रहा है, थोड़ा लहर रहा है, थोड़ा सा एकदम पिरपिरा रहा है, जिसको बोलते हैं ना, वैसा बहुत सारा वर्ड्स है हमारे पास जो एकदम एग्जैक्ट इमोशन तक पहुंच जाता है। तो वैसे प्रभात संगीत के जो वर्ड्स है ना, वो एग्जैक्ट इमोशन तक पहुंच जाए, इसका ध्यान रखा बाबा ने। इसीलिए बंगला में बहुत सारे प्रभात संगीत क्यों दिए हम लोग को। हम तो पहले लिटरली हम तो थे झारखंड बिहार से, तो बांग्ला जब गाना शुरू में आपको बता रहा हूँ 80s 88 89 प्रभात संगीत जब सीखना शुरू किया 88 89 में, तो ना हमको लगा ना कि हम तो इंडिविजुअलिटी खो देंगे, मतलब हम बंगाली हो जाएंगे फिर। और हमारे समय पंगा चलता था, हम जब स्कूल में होते थे तो क्या होता था कि मैक्सिमम बंगाली लोग म्यूजिक करते थे और हम लोग को हटा दिया जाता था, बोले नहीं नहीं तो तबला वो बजाएगा, तो और गुस्सा आता था। तो हमारा एक चल बंगाली लोग से एकदम अजीब सा था कि बंगाली लोग हमेशा अपना लोग को रख लेता है, हम लोग को भगा देता है। और जब हम आनंद आगर गए, जब ट्रेनिंग शुरू की हुई मेरी प्रभात संगीत में, तो देख सब बंगला ही दन दन बंगला रहा है। अब तो हम बोले भगवान जितना मेरा टेंशन था उतना ही दोस्ती करना है। तब हम हर बार तत्वदान से कृष्णदास से हर बार हम पूछ ही लेते थे कि दादा बंगाली क्यों, तो बोले कि बाबा दिए छे,
बाबा दिए, बाबा जिज्ञेस करो, बाबा को जिज्ञेस करो। अब बाबा से जिज्ञेस कैसे करेगा बाबा, ये तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन करते 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 आपको हम एक गारंटी देते हैं, बाबा ने ना लैंग्वेज के बार ही नहीं रखे। आप देखिएगा, प्रभु हम चलो थोड़ा आसमां तो कहीं ने नहीं एलाए। अब ये जो इमोशन है ना, ये अंगिका में इतना एक एक वर्ड इतना परफेक्ट सेट हो गया कि मतलब वो अंगिका के लिए डिवोट हो गया। तो इसलिए हमको लगता है बाबा ने ट्यून जब बनाया तो बोला ये तो अंगिका में आ रहा है, तो इट शुड गो टू अंगिका, ऐसे बट गया मुझे ऐसा लगता है। और मैक्सिमम बांग्ला वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक है स्पिरिचुअल मामले में, एक्सप्रेशन में, इसीलिए बहुत सारे उपाय ही नहीं होगा। हमको लगता है कि बहुत सारे उपाय नहीं होगा, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रभात संगीत इज गिवन इन बांग्ला। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक एक वर्ड का मीनिंग लिखना है, उसके बाद पूरा जो शब्द समूह है वो जब बन के एक एक्सप्रेशन देगा उसको लिखना है। कि जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, शास्त्र दोष नामी जानी ना তোমায় ছাড়া কিছু মানি না। তো शास्त्र दर्शन, तो शास्त्र दर्शन আমি জানি না, हम नहीं जानते, शास्त्र भी नहीं जानते, दर्शन भी नहीं जानते। তোমায় ছাড়া কিছু माने ना, तुमको छोड़ के हम कुछ मानते ही नहीं। अब ये जो वर्ड है ये हम लोगों को एक एक वर्ड में लिखना है। इसका पूरा मीनिंग क्या बता रहा है कि ये एक हाइट ऑफ डिवोशन में कि हमको और कोई नहीं चाहिए, हमको बस तुम ही चाहिए, बाकी तुम कैसे मिलोगे हमको नहीं मालूम, हम नहीं करेंगे साधना, हमसे आधा घंटा नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कीर्तन कर लो, कीर्तन तो कर सकते हो, कीर्तन आधा घंटा कर लो, 5 मिनट साधना कर लो। तो बोला हमको बस तुम चाहिए कैसे भी करके। तो ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत बहुत ही मजा आएगा अगर आप मीनिंग समझ के करेंगे। तो आज के जो होमवर्क होगा वो यही है कि हम लोग मीनिंग समझ के एक गाना को रखें। अब हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट राग है। अभी आज हम आप लोगों को ज्यादा पढ़ा नहीं रहे, बस परिचय दे रहे हैं कि ये चीज हम लोग करके रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को बहुत प्रिपरेशन करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकली शुरू करने वाले, चीजें प्रैक्टिकल हो जाएंगी। तो बेस बनाना था, तो कौन कौन से राग हैं जिसको आप पढ़ के रखेंगे जो मैक्सिमम तौर पे प्रभात संगीत में इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहला जो राग है वो भैरवी है, याद रखिएगा। भैरवी में अगर आपको भैरवी आता है तो आपका 50% काम हो गया। अब भैरवी में आपको मैं बता दूं, भैरवी केवल ऐसा नहीं है कि उसमें चारों स्वर कोमल, सा रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, तो ये रे गा ध नि चारों नोट कोमल लगते हैं भैरवी। लेकिन भैरवी के साथ मजेदार बात यह है कि भैरवी में हम अगर स्वर का स्ट्रेस जो वादी है ना, इसके साथ थोड़ा थोड़ा छेड़छाड़ करते जाए ना, तो इसका समय काल जो है बदलता जाएगा। इसी कारण से भैरवी का 24 घंटा गाने का प्रचलन हो गया। और कोई भी प्रोग्राम जो शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम होते हैं वो गौर करते हैं कि आखिरी में भैरवी गाते हैं, क्योंकि भैरवी गाने के बाद दूसरा कोई राग उतना कलर लाता ही नहीं है। भैरवी हमेशा लास्ट में गाते हैं प्रोग्राम पे और उसका प्रोग्राम एंड कर देते हैं। इसलिए भैरवी 24 घंटा गाया जाता है, लेकिन सुबह की भैरवी और रात की भैरवी में थोड़ा सा चलन का अंतर है। इसीलिए आप गौर करेंगे ठुमरी है या टप्पा है या आता है या झूमर है, जो भी बनता है वो भैरवी के अलग फ्लेवर के साथ बनता है। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बनता है भैरवी में। तो सबसे पहले राग भैरवी आपको करना है, चूंकि ये थाट में भी आता है। राग भैरवी के लिए रे गा धा नि चारों स्वर, मतलब जितने भी स्वर कोमल है वो लगते हैं। दूसरा राग जो हम लोग को पढ़ना है, इसको पूरा अच्छे से दीदी, भैरवी, उसका थाट, जाति, आरोह, अवरोह, पकड़, पूरा इसको लिख के रखने का है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका अच्छे से। जैसे डगर चलत छेड़ श्याम सखी रे, मैं दूंगी गारी निपट अनारी, जो चल रहा है ना, सारे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा रे नि सा सा नि धा मा मा पा गा मा गा रे सा। तो ये हम लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग सेट ऑफ नोट्स बनाएंगे, जैसे सारे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा। अब इसको प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही सब प्रैक्टिस करना, हफ्ता भर ज्यादा नहीं। सारे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा मा गा रे। तो बस इतना प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा, वो प्रभात संगीत में अपने आप दिखने लगेगा। तो हम लोग ऐसे सेट बना लेंगे कि राग भैरवी के लिए 2-4 सेट है जो प्रैक्टिस करना है। दूसरा राग जो हम लोग करेंगे वो होगा भैरवी से थोड़ा सा ज्यादा नहीं अलग है, काफी। दूसरा राग काफी है। तो पहला राग है, पहला भैरवी, दूसरा
काफी। हेलो, गुड आफ्टरनून। संयुक्ता, yes, we have meeting at 7 o'clock today, right? Sanjukta, I am in class. Can you text me afterwards and we can talk in 30 minutes? Just in 30 minutes. Can you call in 30 minutes? तो दूसरा राग काफी है, तीसरा आसावरी। चौथा देश। चौथा कौन सा? देश। आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी दादा क्लियर दिख रहा है। और हाँ, दिख रहा है दादा, दिख रहा है। दादा क्या है? हाँ, देश क्या है? देश राग देश है, सारे राग के नाम है दीदी जी। ये सारे। दादा एक चीज है, ये जो तीनों राग पहले वाले जो तीन है, ये इन पर भजन सबसे ज्यादा बने हुए हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये सारे लिस्ट में ही भजन बने हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये सारे लिस्ट में, जो प्रभात संगीत में मैक्सिमम यूज किए गए, बाहर भी मैक्सिमम भजन में। इवन रविंद्र संगीत जब हम बात करेंगे ना, अब देखिए कभी कोई कॉम्पिटिटिव स्टडीज आता है, रविंद्र संगीत और प्रभात संगीत को लेकर बहुत सारे लोग झगड़ा होता है कि इनका मतलब ऑलमोस्ट चलन एक ही है। अब मैं जब कॉम्पिटिटिव स्टडीज में बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो बाबा ने जो काम किया दीदी, अभी जैसे से रिसर्च करते जाएंगे वैसे वैसे आप पागल हो जाएंगे। रविंद्र संगीत ने भी बहुत अच्छा काम किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत अच्छे मतलब लिखे गाने, और बाबा ने कोट भी किया बहुत जगह रविंद्र संगीत के बाद। लेकिन कहाँ पे रविंद्र संगीत थोड़ा फीका पड़ जाता है प्रभात संगीत से, अगर हम बाबा को परमपिता नहीं माने, नॉर्मल लोगों की तरह बात करें, तो हमें लॉजिक से आना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुदेव हैं, परम पुरुष हैं, बाहर वाले इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। अगर तो लॉजिकली भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां हम बता सकते हैं कि प्रभात संगीत कहाँ सुपरसीड कर रहा है, एंड विदाउट बीइंग इगोइस्टिक, जनरलिस्टिक, मतलब हम लोग बहुत जनरल अप्रोच में, किसी से ये सब नहीं मिल रहा है लेकिन संगीत, दैट्स व्हाई वी आर प्रभात संगीत। सो वो बताऊंगा, ये इसलिए मैं वो सारे राग लिस्ट कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैरवी, काफी, असावरी, देश, हाँ एक यमन, यमन जो है, हाँ। और एक राग दीदी मैं बताऊं, ये पीलू है, पीलू। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ये राग कैसे जाते हैं। हालांकि आपको इसको मैं अगर कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि कौन सा राग कैसा सुनाई देता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक हफ्ता में से ज्यादा नहीं कर पाइएगा, इतना सा आप खाली डिटेल निकाल के रखिए। वी विल गो वन बाय वन विद एवरी राग, और एक राग में अलग अलग ताल के साथ कंपोजिशन कैसे होगा, वी विल कम फॉर दैट। तो अब एग्जाम्पल दे रहे थे, पहला राग है भैरवी। तो भैरवी इज लाइक, हम जैसे लेके चलते हैं, एक मिनट हम तानपुर ऑन कर लेते हैं। हारमोनियम पर भी जब इनकी सरगम बजाओ तो बड़ा आनंद सा आता है, ऐसे जैसे भजन कोई गा रहे हैं। जी जी जी, बहुत आनंद आता है इनको बजाने में। वो है ही आनंद वाली चीज, क्लासिकल का मतलब ही आनंद है। भैरवी, हम सरगम पदनि सानि द प सा। अब भैरवी जो है ना, गौर करिएगा, मैक्सिमम प्रभात संगीत में भैरवी के अंग आपको नजर आएंगे, और कहीं नहीं तो अंतरा में तो नजर आ ही जाएगा। तो इसका भैरवी में दादा वही हम बता रहे थे आपको कि भैरवी, जब हम लोग भैरवी अंग गाते हैं ना दादा, तो भैरवी में छोटा छोटा चेंजेस, उसको हम लोग दादा राग में एक टर्म है, मैं आपको उस टर्म से बता दूं, उसको आविर्भाव तिरोभाव बोलते हैं। आविर्भाव तिरोभाव एक प्रैक्टिस है राग में, जहां हम दूसरे राग की तरफ जंप करते हैं, वापिस आ जाते हैं। लेकिन आविर्भाव तिरोभाव करने के लिए हमें थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा राग में। तो बेसिक राग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब हम दिखाएंगे कि थोड़ा थोड़ा फ्लेवर के वापस, क्योंकि दादा ये लाइट म्यूजिक है, जिसको भाव संगीत बोलते हैं। हम क्लासिकल सिंगिंग में ये आजादी नहीं ले सकते, लेकिन भाव संगीत में भावनाओं को और मजबूत दिखाने के लिए हम आविर्भाव तिरोभाव का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग स्वरों को इस्तेमाल करके वापस बेस राग में आते हैं।
इसलिए हम ये बहुत पहले संगीत में चला आ रहा है और प्रवाह संगीत में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। तो जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे थे, भैरवी प्रवाह संगीत के मैक्सिमम प्रवाह संगीत के अंतरा में आप देखिएगा भैरवी है। जैसे मान लीजिए তোমায় পরাবো মালা গান গেয়ে চলে আছে তোমার তুষিতে সুরলয় সাজে আছে তব সঙ্গীতে চাই না কিছু নিতে চাই শুধু দিতে। ये सारा पार्ट में आप देखिएगा ये जो नोट्स आ रहे हैं ना, ये सेट ऑफ भैरवी में आपको गुजार रहे हैं और आपको फिर गाने में बहुत मजा आएगा। ऐसे बहुत सारे राग आपको दिखाएंगे जो अंतरा पार्ट में भैरवी में। उसी तरह से आप गौर करिए, काफी मैंने बताया बाशिंदे करेছে উতলা, तो ये जो टर्म है ना, जैसे आया ना ये काफी का पकड़ है। ये जो है ना ये काफी है, ये पकड़ में आता है काफी का। और प्रवाह संगीत में आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर कभी भी ऐसा आपको नोट सुनाई दे ना 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 ना, ये राग काफी में आ जाएगा। अब जैसे বাঁশিতে করেছে উতলা, ये प्योर का काफी पार्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। इसी तरह से তুমি যে ডেকেছো আমায়, काफी राग चल रहा है। इसी तरह से ये राग आसावरी में, आसावरी में बहुत सारे राग हैं, बहुत सारे प्रवाह संगीत है जो आसावरी के साथ आते हैं। थोड़ा थोड़ा करके जैसे कोमल का आसावरी लेके चल रहे थे, शुद्ध का आसावरी लेके चल रहे थे, छोटा छोटा पैटर्न बदलता है और आसावरी के छोटे छोटे पार्ट आते हैं। आसावरी का एक विंग है, वो मैं आपको दोस्ती कराऊंगा। आसावरी के गाने में वो एक गाना बड़ा फेमस है, सोनाली बोर जीवने मोर ना 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 ना, ये जो ना इसको लोग तो भैरवी में चला जाता है, लेकिन आप गौर करेंगे तो दिस इज प्योर आसावरी ये गाना कंपोज किया है। उसी तरह से आसावरी के जो हम लोग सीखेंगे ना दीदी बंदिश, वो भी बहुत अच्छा आसावरी में। मधुरा मधुर धुन मुरली बजावे कुंवर कन्हैया जी करंगरवा, धुन सुन सखिया रिझलून पर सदा रंगे उठत दिया हुक, मधुरा मधुर धुन मुर। अपना आसावरी सीखेंगे बहुत मजा आएगा। इसके बाद राग देश, राग देश गाते हैं सारे मबनी सा सारे दाबा मगरे गरे सारे मबनी सा, এসেছিলে তুমি আমার জীবনে কত জনমের পুণ্য পদে, আগে জানাওনি ঘর সাজাইনি তব কৃপা করে বসেছিলে। इसके बाद আমার কৃষ্ণ কথা এবারে তোরা বল কথা বল रे। ये राग देश है और राग देश में बहुत प्यारे बहुत प्यारे कंपोजिशन था। दो तीन प्रवाह संगीत आपको सुनाते चले जा रहे हैं। उसके बाद है यमन। यमन में तो कितना सारा प्रवाह संगीत है, जो सबसे फेमस हम लोग सबको जानते हैं यमन में चलता है मेरे घरे मेरे सा गामा पामा गरे मेरे सा। हम लोग सात मात्रा में एक तराना भी सीखेंगे, सारे रीता नो तन रीता नो तन रीता नो तन रीता नो तन। हम लोग इसको सीखेंगे, प्रवाह संगीत के पहले हो सकता है सीख जाए इसको। आज कठोर कुसुम बिना कपाय नमो नमस्ते। राग यमन में और यहाँ जी दादा इसको तराना बोलते हैं। इसकी स्टोरी ऐसे है, इसको तराना क्यों गाते हैं बताते हैं। इसकी स्टोरी ऐसे है, स्टोरी में आता है ये कि अकबर के समय तानसेन दरबार में गाना गाते थे, तो किसी ने बताया कि एक फैमिली है, एक ब्राह्मण फैमिली है जिसकी दो बेटियां हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। एक का नाम है ताना, दूसरा का नाम है तानी। तो ताना तानी दो बहनें हैं जो गाना गाती है, बहुत अच्छा गाती है।
तो अकबर ने ऑर्डर दिया कि उसको बुलाया जाए दरबार में गाना गाने के लिए। तो सिपाही गए, तो जब सिपाही गए तो वो बोली कि हम दरबार में नहीं गा सकते, हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, हमारी लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। तो अकबर बोले ठीक है हम ही चले जाते। तो अकबर उनके घर में चले गए, तो बहुत सारे लोग लड़के थे, तो वो लड़कियां बोली कि हम आउटसाइडर्स या किसी बाहर पराये मर्दों के सामने नहीं गाते, हमारे यहाँ संस्कार संस्कृति में नहीं। तो अकबर बोला इसमें क्या गलत है, हम तुम्हारे राजा हैं, गार्जियन समझ के गा दो। तो लड़कियों ने मना कर दिया, तो फिर उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया, बोले कि नहीं गाओगे तब पिताजी छूटेंगे नहीं। तो उन्होंने गाना गाया, और गाना गाने के बाद एक खंजर था, दोनों ने एक दूसरे को वहीं पे अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। ये कहानी है, दंत कथा है। तब से अकबर के दरबार में तानसेन ने उनके ट्रिब्यूट में ताना तानी दो एम ताना दे रे नाम तानी तो हम दे रे नाम दे रे नाम ताना दे रे नाम तानी तो हम दे रे नाम ताना दे रे नाम तिदारा नो नो दारा नो दारा रे नाम तेरा नो नो दारा नो दे रे नाम ताना ये जो दरबारी शुरू किया उन्होंने, तो इस तरह से कर गई ताना दे रे नाम तानी तो हम दे रे नाम। तो ताना और तानी को ट्रिब्यूट दे दिया उन्होंने, और तब से लोग तराना गाते हैं। और गाने के एंड में जब जब स्पीड में हो जाता है गाना, तब लोग तराना शुरू करते हैं। अधिकतर तौर पे तराना, हाँ जो भी हर राग में तराना, उसके स्वरों हम आप बताएंगे ज्यादा से। हम लोग जब से तान बनाएंगे ना, तो जब तान बनाना सीखेंगे 8 मात्रा 16 मात्रा, तो तराना भी बनाने सीखेंगे। कि तराना की उत्पत्ति तो हम समझा दिए, लेकिन बनाते कैसे वो भी बता देंगे। तराना मैक्सिमम द्रुत लय में होता है, और मैक्सिमम तराना 3 ताल में गाया जाता है, लेकिन कुछ लोग 10 मात्रा 12 मात्रा या 7 मात्रा में भी तराना करते हैं। खैर, तो ये राग था, हम लोग बात कर रहे थे यमन पे। उसे से पीलू राग है, पीलू राग। और इसके बाद एक राग और कर ही लीजिए लास्ट, दरबारी। इतना हम लोग को दरबारी, इतना करते करते हम लोग ऑलमोस्ट सब प्रभात संगीत कवर कर लेंगे। तो दरबारी से पहले पीलू है। पीलू ना दोपहर का राग आता है, लगभग दिन का 3 से मतलब 2 से 5 के आसपास किसने गाया था मैं। लेकिन पीलू के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पीलू संधि प्रकाश तक जाता है। मतलब पीलू के थोड़े थोड़े, मतलब पीलू बेस को लेते हुए तो हम लोग अलग अलग पीलू के वेरिएशन देखते हैं। तो वो संधि प्रकाश मतलब शाम 5-6 बजे तक पहुंचाया था, मतलब धूप से धोतुबेली तक यात्रा करा देता है पीलू। इसलिए जो गाने हैं ना, वो थोड़ा सा पिक्चर के गाने जैसे देखे, पिक्चर के गाना में भी वो है ना, पीलू में ही बना हुआ है, ओ राम जी बड़ा दुख दीनो। और बाबा ने जो प्रभात संगीत दिया वो भी ऐसा ही है। उसमें है मोर कोरेले हे प्रियो केनो আমায় কিছু বলিতে না। तो पीलू चल में रे ना 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 ना, ये ना प्योर पीलू रे ना। तो इसका जो आलाप लिया ना प्रभात संगीत में, ये सारे राग हैं। और आप लोग को ये होमवर्क है कि इन सारे रागों की जाति, आरोह अवरोह, पकड़, गायन समय, ये सब पता लगाएंगे। पहला होमवर्क है। दूसरा, आपके प्रभात संगीत जो आपने आज गाया है या जो आपका फेवरेट प्रभात संगीत है, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएंगे। पूरा प्रभात संगीत का भावार्थ, शब्दार्थ और भावार्थ दोनों। और आपके हिसाब से कब मन आपका, दिन के किस प्रहर में आपका मन वैसा होता है जब वो प्रभात संगीत गाने का मन करता है। जब ये दोनों आप लोग लिख लेंगे और राग का परिचय लिख लेंगे, तो हम लोग इन सारे प्रभात संगीत का नोट्स डिस्कस करेंगे, तो मैच करेंगे कि कौन सा प्रभात संगीत किस राग में है। और ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो उस समय का राग है। और फिर आप देखेंगे कि अरे जो लिरिक्स है और जो गाने, जो राग का समय है, वो बहुत प्रैक्टिकल मैच कर रहा है। तब आपको और प्राउड फील होगा कि आप प्रभात संगीत से एसोसिएट हैं। तो ये बहुत मजेदार चीज होगा। एक बात मैं कहना चाहूंगी, जब शिवरात्रि होती है तो शिव भगवान के सारे भजन अच्छे लगते हैं, और जब जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण भगवान के सारे भजन। और हम तो उस दिन बाबा के यही वाले भजन बजा देते हैं घर के अंदर प्रभात सिंह। दीदी अब आपको बताता हूँ, ये मेंटल का काम, मेंटल मतलब स्प्लिट का काम भी है, लेकिन एक मजेदार चीज आपको बताते हैं। हमारे साथ एक पंडित जी ने ऐसे बहस कर दिया कि शिवरात्रि को लेके बात हो गई। तो हमने बताया उनको कि विश्व की पहली विवाह शिव ने की थी, और उसके बाद से मैरिज पैटर्न शुरू हुआ। बात असल में ऐसी हुई थी कि बाबा की किताब है जिसमें बाबा ने लिखा है, जो हम ओम नमः शिवाय है,
मतलब नमः शिवाय शांताय, तो उसमें बाबा ने लिखा कि दुनिया के हर एक प्रजाति, अंडरलाइन, दुनिया के हर एक सभ्यता, अंडरलाइन, दुनिया की हर एक जाति, अंडरलाइन, और दुनिया की हर एक संस्कृति में शिव का इन्फ्लुएंस मिलेगा, सदाशिव के इन्फ्लुएंस मिलेंगे। और सदाशिव की जो ट्रैवलिंग है, मतलब आप देखेंगे पूरे एल्प्स माउंटेन, मतलब ठंडा में वो काशी उनका हेडक्वार्टर था, गर्मी में कैलाश हेडक्वार्टर था, और उन्होंने स्विट्जरलैंड तक की यात्रा की थी। जो एल्प्स माउंटेन है वो याक पर की थी, लेकिन इस यात्रा में कहीं भी और अलग कंट्री की चर्चा नहीं आती, लेकिन वहां भी शिव मिलते हैं। तो नमः शिवाय शांताय बुक बोलते हैं, उसमें किताब बाबा बोलते हैं कि उनकी एक बेटे भैरव और बेटी भैरवी, भैरव भैरवी दोनों को प्रचार के लिए निकलना पड़ा, और वो उन लोगों ने जाके जो जो शिवालिक थ्योरी, जो शिव की थ्योरी, उसको अलग अलग प्रजातियों में फैलाया, और इस कारण से शिव हर एक प्रजाति के अंग बने और शिव की चर्चा हर एक संस्कृति में मिलेगी। तो बात इसी पे शुरू हुआ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहाँ मायन है, नॉन, उसका मन भी कर रहा था पंडित जी का मानने, शिव से वो भी लगाव रखते थे, लेकिन चूंकि आनंद मार्गी बोल रहा था, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। तो बात होती शिवरात्रि पे आई, तो हमने उनको बोला भैया हम लोग विष्णु रात्रि क्यों नहीं मनाते, हम लोग ब्रह्मा रात्रि क्यों नहीं मनाते, हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो उसको बोला कि नहीं नहीं, शिव ने शादी तो की थी। तो हम बोले लेकिन पहली शादी नहीं बोल सकते हो। हम बोले क्यों? तो बोला कि शिव शादी में बारात लेके गए थे ना दक्ष के पास, और दक्ष शादीशुदा नहीं होते, तो शिव की शादी कैसे करवाते? हम बोले आप एकदम सही बात बोले। आप एक बात समझिए, शिव की शादी के पहले लोग समूह में रहते थे। आप ये नहीं कह सकते कि दक्ष की एक पत्नी थी, या दक्ष की कौन सी मतलब पत्नी की बेटी थी, जिसको हम पार्वती के नाम से जानते, दक्ष की जो वाइफ बोल के, कितनी सारी इसके बारे कहीं चर्चा लिखाई बनी, लेकिन हमें कंसिक्वेंटली पता है कि शिव ने पार्वती से शादी की और पार्वती को लेकर अपने घर आए। उसके बाद संपूर्ण जीवन उनका भार उठाया, मतलब वो भर्ता और भार्या के रिलेशन में है। तो ये जो कंपोजिशन, ये जो फ्रेग्रेंस, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज है, वो उसकी शुरुआत शिव ने की, और उसी का नाम विवाह है। उसके पहले विवाह की चर्चा नहीं आती, इसलिए शिवरात्रि को शिव विवाह के नाम से जानते हैं, और विश्व की पहली विवाह बोलते हैं। उनको समझ में तो आ रहा था, लेकिन मन उनका एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। फाइनली उनको नमः शिवाय शांताय के 2 चैप्टर मैंने उनको बोले कि आप पढ़िए, अब मेरे सामने पढ़िए। जब वो पढ़ने लगा तो पंडित जी ने एक बात बहुत जबरदस्त बोली, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आनंद मार्गी के लिए जानना बहुत जरूरी। वो बोला कि या तो ये सारी कपोल कल्पनाएं हैं, एकदम काल्पनिक किताब है, या ये वही लिख सकता है जो उस काल में होगा, अन्यथा ये किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल स्वयं परम पुरुष लिख सकते हैं, और कौन लिख सकता है? परंतु किसी बाहर कौन लिख सकता है? आप प्लीज पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नमस्कार मृणाल दादा। नमस्कार दादा। नमस्कार दादा, कुछ ज्यादा टास्क नहीं दे दिए हैं हम लोग को? दीदी, हम लोग का जीवन बाबा को समर्पित है, याद करिए सब आसान। हो पाएगा? दीदी बाबा 22 घंटा काम करते थे और हम लोग केवल 1 घंटा करेंगे तो हो जाएगा हफ्ता में। एक दिन में 1 राग खोजना है, 7 दिन में 7 राग खोजेंगे, बस खाली डिटेल पता करके लिखना और कुछ नहीं। ट्राई करेंगे। हाँ, बाकी सब बाबा है, टेंशन वाली बात नहीं। अब नहीं तो दादा है ही। दादा कहाँ टाइम देते हैं हम लोग को? मृणाल दादा नमस्कार। नमस्कार जी दादा। दादा, आपने चर्चा करी प्रभात संगीत में 2018, ये 5018-19वां का, तो वो 19वां प्रभात संगीत ये पहली बार सुन रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ दिन पहले हम एक बुक पढ़ी थी उनकी, शंभू शिवानंद दादा की, टुवार्ड्स द ब्राइट फ्यूचर। हाँ, उसमें उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन वो कौन सा प्रभात संगीत है वो उन्होंने नहीं बताया था। हाँ, असल में तो वो कुछ पता है दादा? हाँ दादा, वो 519वां प्रभात संगीत रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली मतलब लक ये था कि उसके कुछ लिरिक्स मुझे मिल गए हैं, लेकिन उसका ट्यून नहीं मिल पाया। जो कंपोजिशन बाबा ने दिया था वो नहीं मिल पाया। वो जैसे ही मिलेगा मैं उसको लेके आ जाऊंगा पक्का। वो मैं बात कर रहा हूँ, असल में कलकत्ता से ना निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो वो बहुत जल्दी निकाल नहीं पा रहे, तो वो जैसे ही निकलता है तो फिर भी
कल पक्का। धन्यवाद दादा, बहुत रिमार्केबल क्लास आप ले रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दादा। मैं तो अपना प्रॉब्लम बोल दी। नमस्कार दादा, मैं दीदी बोल रही हूँ। दीदी नमस्कार। मैं बोल रही हूँ, बाबा तो 5018 गाना बताए हैं, एक गाना क्यों नहीं बताया गया? वही पता कर रहे दीदी हम लोग अभी। असल में दीदी मेरे पास इंफॉर्मेशन आया पहले कि 5019 है, तो पहले तो झटका लगा कि अच्छा 5018 क्यों पता लगा। तो उसके बाद हम लगे खोजबीन करने के लिए, क्या कि कहाँ से होगा। तो शंभू शिवानंद से बात की, तो शंभू शिवानंद बोला नहीं 5019 है, एक गाना नहीं आया। तो फिर हमने कुछ और लोगों से बात किया, तो कुछ लोग ऐसे बोले कि नहीं दादा ऐसे ही बोल रहे होंगे। फिर हम दादा से बोले दादा कुछ ऐसा ऑथेंटिसिटी बताइए कि ये चीज अच्छी लगे। तो फिर हम कलकत्ता में 2-3 दादा से बात की, तो पता चला ऐसा कुछ न्यूज है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो जब ऐसे पता चला ऐसा कुछ न्यूज है तो बड़ा कंफ्यूजन होने लगा। तो फिर हम बोले कि अच्छा क्या हो सकता है। तो दीदी कुछ लोग ऐसा बोला कि बाबा वो गाना को कंप्लीट नहीं दिए, मतलब दे रहे थे आधा दिए, उसके बाद बोले बाद में आना। तो कुछ लोगों ने ऐसे बात बोली। जैसे ही कोई ऑथेंटिक चीज पता चलेगी मैं उसको ऑथेंटिकली बोलूंगा। अभी ये सारी कहानियां चल रही हैं, कुछ लिरिक्स मुझे हाथ में लगे हैं कि हाँ ये गाना था। अब जैसे ही कुछ पता चलेगा दीदी हम कंफर्म होके बताएंगे, बिना उसके कैसे बता सकते। ओके। नहीं दादा, थैंक यू, बहुत ही अच्छा, वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास। और मेरे हम लोगों को सारे रिकॉर्डिंग है दादा, तो इसमें से हम लोग दादा दादा मेरा एक क्वेश्चन है दादा। जी राजेश दादा बोलिए ना। दादा बाबा हिंदी में प्रभात संगीत कम क्यों दिए हैं? हाँ दादा आपको बहुत मजेदार बात होता है एक ये दादा, ये हम सबके लिए बहुत मजेदार है। मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष से मेरा इस बात पे बहस भी हो गया, मैंने बोल तो दिया। उसके बाद हम लगे इस पे थोड़ा सा, क्योंकि बाबा ने एक शब्द बोला था और बाबा बोल देते तो फिर हमको कुछ सोचना नहीं होता, हम लड़ने के लिए तैयार होते। बाबा ने बोला हिंदी हिंदुस्तान की भाषा नहीं थी, हिंदी पौराणिक भाषा नहीं है। हिंदी और उर्दू दोनों ऑफिशिएटिंग भाषा बनी जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ध्यान रखिएगा दादा, हिंदी को अंग्रेजी काल में डेवलप हुई भाषा, 500 साल से ज्यादा इसका इतिहास नहीं हिंदी और उर्दू का। आप गौर करेंगे हरिश्चंद्र जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले, राजा हरिश्चंद्र ने, हमारे राइटर हरिश्चंद्र, उन्होंने हिंदी को प्रमोट करना शुरू किया ऑफिशियली। पहला जो साहित्य हिंदी में मिला वो अंग्रेजी नाटक का रूपांतरण था, और वो अंग्रेजी नाटक को रूपांतरण करते थे और हिंदी साहित्य को स्टैब्लिश कर रहे थे। हिंदी और उर्दू दोनों को बहने बोला जाता है। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने हिंदी मतलब हिंदुस्तान के लोग और मतलब उर्दू भाषी जो अरब और इधर के लोग थे उनको कम्युनिकेट, उनके जो 40 जो साम्राज्य फैला था ना उसको मेंटेन करने के लिए एक ऐसी भाषा चाहते थे जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्ड, जैसे आपको समझाते हैं, भित्ति दीवाल का हिंदी है, लेकिन हम दीवाल बोलते हैं, दी वॉल, ये अंग्रेजी शब्द है जिसको दीवाल उर्दू में दीवार कर दिया गया, लेकिन इसका सही शब्द है भित्ति। हिंदी में आप गौर करिएगा तो लोग बोलेंगे भित्ति, और बेहतर से संस्कृत से आया। तो संस्कृत वर्ड को लोग को कास्ट कर रहे थे कि हिंदी में ये होगा, और लेकिन आज तो हम लोग दीवाल बोलते हैं, और उर्दू वाले बोले दीवार, लेकिन इसके ओरिजिन दी वॉल है। तो अब ये जो बात थी ना कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा ही नहीं थी, ये लेके बनाई गई ऑफिशियल भाषा है। तो जब हम गौर करने लगे तो क्या पता चला, जितनी भी जनजाति है उन सबकी अपनी भाषा है। लेकिन आप हिंदी को गौर करिएगा, खड़ी हिंदी बोल के केवल एक जगह बोली जाती है, वो मध्य प्रदेश यूपी के इलाके की जो बात है जिसको खड़ी हिंदी बोलते हैं। लेकिन जब वहां की बात करने लगे तो वहां पर भी अलग संप्रदाय के लिए अलग, मतलब अलग जगह के लिए अलग ही तरह से भाषा है। तो आप जो प्योर हिंदी वर्ड खोजिएगा वो केवल कागजों में मिलेगा, और जो प्योर हिंदी कागज में मिल रहे हैं उससे संगीत बनाना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो भाषा है वो बोलने वाले की दिल से निकलती है। और हर इसीलिए देखिए गौर करिए, जैसे आपकी मातृभाषा अगर क्या आपकी मातृभाषा क्या है दादा बताइए। जी दादा। और मॉडर्न मतलब बोलता है ना, मैं नेपाल का हूँ मगर मेरा मातृभाषा भोजपुरी है।
अच्छा कोई बात नहीं, कस्तो छ राम्रो छ, वहाँ नेपाली चलता है और काल चल रहा, ठीक बा, ठीक हाँ, चला जी था। बा। अब ये दोनों देखिए, अब हम जैसे कनेक्ट किया, आपके चेहरे पे जो स्माइल है, ये क्या बताता है कि वी कनेक्ट फ्रॉम ईच अदर। और जितनी भाषा में बात करते हैं अपनी भाषा में, तो कनेक्शन आता है। इसलिए बाबा ने हिंदी इसलिए दिया कि ऑफिशियली जरूरी भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोक टर्म है उसको बहुत रेस्पेक्ट किया बाबा, क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है और लोगों से जुड़ने के लिए भाषा माध्यम है। और भाषा अगर उनकी अपनी हो और आपको आता हो तो देखिएगा जुड़ाव बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसी भाषाएं जो पौराणिक काल से हैं और जो जनजातीय भाषा है, उनको संभालना भी बाबा ने रावा में हमें ड्यूटी दिया, आर्य रावा में, कि हम फोक लैंग्वेज को प्योरेस्ट फॉर्म में प्रिजर्व करेंगे और फिल्टर करेंगे जितना स्यूडोइज्म आ गया है। इसलिए दादा हम लोग देखिए, गौर करिएगा, स्टेज पे कभी भी वेस्टर्न कल्चर नहीं बोलते, पाश्चात्य कल्चर नहीं बोलते, क्योंकि बाबा के लिए तो पाश्चात्य या पश्चिमी दोनों कल्चर ही भगवान के लिए तो बराबर होगा। जो गड़बड़ है वो पश्चिम मतलब संस्कृति में या पाश्चात्य संस्कृति में, वो गड़बड़ को हटाना है, चाहे वो हमारे पास हो चाहे वेस्टर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेप्टेंस बड़ा हो जाए और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को प्रभात संगीत में बहुत इज्जत मिली। हमको लगता है आपको समझ में आ रहा है बाबा ने हिंदी में ज्यादा काम क्यों नहीं किया, है ना। अब बताते हैं किसी भी लैंग्वेज को पता लगाने का बाबा ने तरीका बताया। आप गौर करिएगा, बाबा किताब में वर्ण विचित्रा में बाबा ने बताया, वर्ण विज्ञान में बताया, नहीं क्या है उस किताब का नाम दादा, वर्ण क्या है, शब्द चयन करना, शब्द, हाँ वर्ण विचित्रा, वर्ण विचित्रा, हाँ। उसमें बाबा ने बोला कि पौराणिक लैंग्वेज पता लगा। हाँ बाबा ने दो, हाँ बाबा ने दो बहुत कॉमन फैक्टर बताया कि कोई भी भाषा पुरानी के कैसे पता चलेगा, पौराणिक है। बोले पहला लक्षण है कि उसमें पौराणिक कहानियां होंगी, जो दंत कथा है पुरानी कहानियां होंगी, और दूसरा पौराणिक कैरेक्टर होंगे। जैसे देखिए हर जाति का एक इंटेलिजेंस, वैसे हमारे यहाँ बिहार में देखिए गोनूजा है, साउथ में तेनाली रामन है, वैसे हर जाति में एक वाइज मैन है, एक कैरेक्टर होता है जिससे रिलेटेड कहानियां होती है। आप गौर करिएगा हर प्रजाति में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, जैसे धन्ना बहुत जगह सबको एक कहानी में एक कैरेक्टर होता है। और पुरानी कहानी, आपके पास हिंदी में ऐसी कोई पुरानी कहानी है क्या? बीरबल वगैरह भी तो वो बहुत है ना, इंटेलिजेंट। बीरबल तो दीदी 200 साल भी नहीं हुए, 300 साल में। तेनालीरामन कितने 200 साल के आसपास का है। वही बताइए, मैं तो बता रहा हूँ, हिंदी 500 साल रख लीजिए ना, 500 साल के आसपास इनका मैक्सिमम होगा। लोग कहते हैं हिंदी विभाग वाले कि 1000 साल पहले इसकी रचना शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रेस मिलना मुश्किल है। 500 साल के आसपास। हिंदी में कोई भी दंत कथाएं नहीं है, हिंदी में कोई भी लोक कथाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी संस्कृति में लोक कथाएं होती है और हिंदी की लोक कथाएं आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और ना ही लोक चरित्र मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि हिंदी की मतलब लाइफ बहुत पुरानी नहीं है। हालांकि हिंदी अब पूरी तरह से बोली जाती है, भारतीय की पहचान बन गई है चूंकि संपूर्ण भारत में। लेकिन दादा आपको एक बात बताएं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है इसलिए हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हम बोलते चूंकि सब मार्गी लोग ही हैं। भारत को जब अंग्रेज छोड़ रहे थे तो एक भाषा को भारत का मूल भाषा बना के उन्होंने बहुत बड़ा डिवीजन लाइन खींच दिया, क्योंकि भाषा से लोगों की पहचान थी। और हिंदी भाषी को चूंकि पंजाब, दिल्ली और यूपी, ये ज्यादा सरकारी जो मेन महकमा था दिल्ली के आसपास, वहां ऐसे लोग ज्यादा थे और उनकी भाषा हिंदी हो रही थी, तो इन्होंने हिंदी को पूरे भारत की भाषा बना दी। जबकि देखिए बंगाल पूरा हिंदी नहीं बोलता है, गुजरात हिंदी नहीं बोलता है, राजस्थान हिंदी नहीं बोलता है, साउथ इंडिया हिंदी नहीं बोलता है, कश्मीर में पश्तो चलता है। तो सोचिए हिंदुस्तान में एक भाषा को राजकीय भाषा बनाने से कितना बड़ा मतलब डिफरेंसेस आ गया कि हम अपने आप में बढ़ गए। तो बाबा ने जो समाज की परिकल्पना दी है वो कैसे दी, आप गौर करिए। हर समाज भाषा पे, जैसे मिथिला समाज मैथिली भाषा पे, भोजपुरी समाज भोजपुरी भाषा पे, अंगिका समाज अंगिका भाषा पे। तो ये आप सेंटिमेंट समझिएगा। हम बताए ना, एक सूत्री कार्यक्रम था बाबा का, संघ चतो, पूरे विश्व को एक साथ कैसे ला सकते हैं। तो जितने जियो सेंटिमेंट्स थे, उसको कौन सा खराब सेंटिमेंट है उसको हटाना, जो सेंटिमेंटल चीजें हैं वो जरूरी उसको रखना है। ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा आपको। आप पढ़िए ना बाबा, इतना मजा आएगा। तब समझ में आया कि बाबा ने क्यों नकारा बहुत सारी चीजों को, कि मतलब आपको साफ दिख जाएगा कि बाबा उतना ज्यादा रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है वो हो रहा है, होने दो, लेकिन फ्यूचर इसमें नहीं छुपा है। देखिए बाबा ने इंग्लिश कंपलसरी किया, 5 लैंग्वेज बाबा ने कंपलसरी किए जो सीखने चाहिए, जिसमें हिंदी भी है।
हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू है ना दादा पांचवा? बंगाली। जी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, 5 लैंग्वेज। ये बहुत मजेदार चीज है अंगिका, आपको। अंगिका और वो भी था ना, मिथिला और अंगिका भी थी शायद। नहीं, वो जरूरी भाषा में नहीं देती, कंपलसरी भाषा, वो तो डायलेक्ट हमको सीखना ही चाहिए, अगर हमें मन है डायलेक्ट है दादा। तो वो सीखने का मन है तो हम सीख सकते हैं, लेकिन मैथिली, अंगिका, डायलेक्ट, अवधि। ये सारे डायलेक्ट। ठीक है, और कुछ और भी डिस्कशन, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन है जो हम लोग बता सकते हैं कि why बाबा is so fear for so many people who are not good for society। उनके लिए बाबा डर थे, बाबा का खौफ क्यों था, मतलब पूरा वर्ल्ड, सोचिए ना, एक आदमी उठता है एक छोटे से शहर जमालपुर से उठ के पूरे विश्व, मतलब जिसको बड़े बड़े कंट्री, यूएसए, रशिया, जिससे घबरा रहे थे, जो प्रेशर था कि मतलब क्यों डर रहे थे, केवल क्योंकि थॉट प्रोसेस काट ही नहीं था ना, लॉजिक का काट था, ना अप्रोच का काट था। ये बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी में है ना था, एक प्रवाह संगीत है भोजपुरी में, है एक भोजपुरी बात। हाँ, अंगिका, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, अवधि। अवधि में प्रभात संगीत, हाँ अवधि में भी है। हाँ, अवधि, उसके बाद फारसी, मतलब फारस के बहुत सारे वर्ड्स लेके, और एक उर्दू, इसके बाद बांग्ला है, फिर इंग्लिश है। इतने सारे लैंग्वेजेस बाबा ने, हिंदी नहीं, हिंदी और संस्कृत, ये तो हिंदी और संस्कृत जो है ये तो मतलब शास्त्रीय लैंग्वेज है, और जो मतलब हम फोक फ्लोर की बात करते हैं कि फोक में ये सारी चीजें, और इतने मतलब 10 से अधिक भाषा में प्रभात संगीत है। मजेदार बात है दादा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविंद्र संगीत दिया था, प्रभात संगीत, आनंद संगीत, आनंद संगीत दादा, रविंद्र संगीत, आनंद संगीत, रविंद्र संगीत। नहीं दादा, प्रभात संगीत इसलिए थोड़ी नाम है कि प्रभात काल में गाया जाता है दादा। दादा वही बता रहे थे, बाबा वो ने, गूगल का त्रुटि है दादा। हाँ, वही असल में तो मॉर्निंग रागास में जो रविंद्र संगीत है ना, उसको प्रभात संगीत बोल दे रहे, वो अलग बात है। जी, बाबा ने तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हाँ, बाबा ने, मैंने क्या बताया दादा, मैं आपको उसके पीछे रीजन भी बताता हूँ। बिहार में 32 फोक, मतलब 32 स्वर समूह है, जिसको टोन बोलते हैं, ट्यून, जैसे पूर्वी, चैता, ये सब जो है ना, फोक ट्यून है। उसी तरह से झारखंड में, वैसे ही बंगाल में भी दादा टोटल 22 या 23 बाउली, झावारी, झूरी, झूमर, इस तरह करके 22-23 फोक लोर से ट्यून है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उनका पैटर्न जैसे अब ये दादा, ये बाउली है ही ना, अब हम इसमें हमारे ग्राम में जाही और बंधु, अब बंगाल में रे चागला रे, ये उनका गाना ही है, ये पूर्वी बंगाल में भी चलते हैं। तो ये जो माझी बाउल है ना दादा, ये ट्यून ही है। तो जब बाबा उसकी बात कर रहे थे तो वो ट्यून को लेना था, जैसे झूमर, तो झूमर आप बात करेंगे एक ही जैसा झूमर, ठीक है जी, श्योर दादा, ठीक है, थैंक यू। पहले डीएमएस में मिलते थे मृणाल दादा से, अब यहाँ पर लाइव मिल रहे हैं। जी दादा, दादा आपको बताते हैं,
पूरी दुनिया को ये लगता है कि प्रभात रंजन सरकार ने ना दिया इसलिए प्रभात संगीत नाम पड़ा, जैसे रवींद्र संगीत पड़ा। लेकिन बाबा ने इसको एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ प्रभात संगीत क्यों बोला। ये घटना कैसे शुरू हुई, पहले प्रभात संगीत की घटना, पहला प्रभात संगीत 14 सितंबर को मिला देवघर में, बॉन्धु है नहीं है, चलो ये कैसे हुआ बताते हैं। इसके पहले लोग जो गाना गाते थे ना, वो फिल्मी गाना होता था या बहुत सारे ऐसे गाना होते थे जो भगवान को पसंद नहीं आते थे, लेकिन भक्त हृदय गाता था तो सुनना पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे था कि जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। मतलब बाबा बोले तुम नेगेटिव क्यों हो रहा है। जब आप सोचिए, जैसे दादा एक बात है, आप अमीर हैं, मान लीजिए मेरा फ्लैट है, 2 तल्ला मकान है, मेरा बेटा गेट के बाहर जाके खोले कि मेरा बाप बहुत अमीर है, हम बहुत गरीब है, पापा हमारा हेल्प कर दो, तो पड़ोसी क्या बोलेगा हमको, पड़ोसी उस बच्चे को कैसे बोलेगा, घर ये पे करे बोले। एग्जैक्टली तो बाबा ने यही बात बोला, जब तुम परम पुरुष के बेटे हो तो तुम्हारे अंदर ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे गाने मत गाओ। तो बोला गया तो क्या गाए, समझे नहीं आ रहा है कि तो पहले ओ मेरे नैया के, ओ मेरे नैया ना 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 ले चल चलो मजेदार, ऐसा गाना बहुत सारे पुराने गाने मोराने मार के गा देते हैं, है मेरे पास कुछ कर। तो क्या हुआ पहाड़ों कि पुल बाबा पर बोले भी तो कुछ गाता तो रहता है। करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी बहुत, हमारे पास तो वीडियो भी है, उसमें भी बाबा के सामने गा रहे हो। अब मैदान बात ये है कि जब बाबा बोले कुछ तो करना पड़ेगा, तो बोले कि एक काम करो, तुम्हारे मन में एक नया बिहान है, ये जो गाना मैं दे रहा हूँ ये तुम्हारे मानसिक पटल पे एक नया बिहान, एक नया भोर लेके आएगा, एक नया प्रभात लेकर आएगा। तो आप गौर करेंगे, जब आपके मानसिक पटल पर प्रभात संगीत गाने से, मैंने पहले दिन से बताया है कि आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, आप नेगेटिव कोई एक भी गाना ऐसा नहीं जो नेगेटिव है, तो आप नया प्रभात महसूस करेंगे। मतलब आप जब डाउन हो रहा होगा तो आपको लाइट जैसा फील होगा। ये गुण है प्रभात संगीत में, इसीलिए इसके नीचे एक चीज लिखा हुआ दादा, द सॉन्ग ऑफ न्यू डॉन। न्यू डॉन मतलब डॉन मतलब भोर, तो प्रभात संगीत द, समझिए, तो ये जीवन में जो नया भोर ला रहा है, जो हमारे सोच में नयापन ला रहा है, और जो संपूर्ण जीवन को नए भोर, भोर का दादा सबसे बड़ा गुण क्या है आपको बताते हैं। भोर के ठीक पहले सबसे ज्यादा घना होता है अंधकार। याद रखिएगा सब कोई कि भोर जब होने वाला होता है, द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, रात सबसे अधिक गहरी होती है जब सूरज आने वाला होता है, यानी मन जब एकदम डूब खरा अंधकार में जा रहा होता है, तब जो किरण आती है उसको बोलते हैं भोर। और उस वैसा ही जब मन दिखता है और तब जो आशा उत्पन्न करते हैं, वो गाने हैं, दैट इज कॉल्ड प्रभात का संगीत, दैट इज द सॉन्ग ऑफ न्यू डॉन। ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज हमें मिली हुई है। तो इसको प्रभात संगीत बोलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसको गाने से ही मन में प्रभात आ जाता है, मन में भोर आ जाता है। हाँ बहुत मतलब ही अच्छी रोशनी टेक्निक, होती है दादा, बहुत अच्छी। प्रभा आत मतलब जो रोशनी ला दे। थैंक यू, बहुत ही अच्छा। अच्छा दादा, उनके लिए भी ये आंसर है कि उनका नाम प्रभात क्यों पड़ा, किसी भी व्यक्ति का नाम प्रभात क्यों पड़ता है। प्रभात का मतलब ही होता है जो नई आभा ला दे, जो नया भोर। तो जो आप शब्द पे जाइए तो ऐसे भी पता चलेगा कि गाने से क्या होने वाला है। अरे हम बहुत राज दादा ने क्लियर कर दिया, एक एक चीज को क्लियर कर दिया कि शब्द। नहीं दादा, ये नहीं बहुत जरूरी चीज। दादा 1992 मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग एक साधना शिविर में थे आनंद शिला में, और आनंद शिला में ये प्रश्न पूछा था एक मार्गी बच्चे ने, तो एक दादा ने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया था। अब वो दादा हमारे साथ नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो चीजें एकदम मन में बैठी हुई थी। तो एकदम इसलिए एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट इस मामले में कि भाई बहुत अच्छी, बहुत बहुत हेल्दी क्लास, हेल्दी वेल्दी क्लास। राइट दादा, राइट दादा। अरे बाबा बाबा नाम क्यों लो। थैंक यू। जी
जी। बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं मालूम था। जी हाँ। जय राम। जय नमस्कार। हाँ।